कहते हैं कि जब एक बाघिन के 4 बच्चे होते हैं तो उनमें से एक कमजोर होना तय होता है, और किस्मत से मैं वही कमजोर बच्चा पैदा हुआ था। मुझे लगा था कि माँ मुझे दूसरे शिकारियों के भरोसे छोड़ देगी, लेकिन फिर अचानक मेरे अंदर ग्लूटनी गॉड सिस्टम जाग उठा। जब तक मैं खाता रहूंगा मैं अनंत रूप से बढ़ता रहूंगा और आखिरकार एक इमॉर्टल नाइट फायर व्हाइट टाइगर में बदल जाऊंगा, जो सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं टाइगर गॉड ऑफ क्रिएशन भी बन सकता था, पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकता था। लेकिन जब मैं बाघ जीवन के शिखर पर पहुंचने के सपने देख रहा था, तभी दूर से माँ बाघिन की अचानक दहाड़ गूंज उठी। ये सुनते ही मेरे पास लेटे तीनों बच्चे उत्साह से उस दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन मैं भारी मन से वहीं खड़ा रह गया। सच कहूं तो माँ बाघिन की दहाड़ कमजोर लग रही थी, उसमें उसकी सामान्य शक्ति नहीं थी। उस आवाज में खतरे और चेतावनी का साफ संकेत था। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए मैं दूसरों को रोकने के लिए आगे बढ़ा और जमीन पर एक गोला बना दिया। मैंने उन्हें उस सीमा रेखा से बाहर कदम न रखने की चेतावनी दी, फिर अकेले ही उस आवाज की दिशा में बढ़ गया। थोड़ी ही देर में हमें आगे माँ बाघिन की परछाई दिखाई दी। वह 4 सिल्वर वुल्फ से घिरी हुई थी और अपने पंजों से उन्हें रोके हुए थी। उनके बीच एक विशालकाय वुल्फ किंग भी था। उसकी सांसें उथली और धीमी होती जा रही थीं, लेकिन माँ बाघिन खुद भी बुरी तरह घायल थी। उसके पिछले पैर पर लगे घाव से लगातार खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसे हिला भी नहीं सकती। फिर भी चारों सिल्वर वुल्फ हमला करने से हिचकिचा रहे थे। वे जानते थे कि सीधे टकराव में शायद सभी की हार हो सकती थी, लेकिन भेड़िए अपनी चालाकी के लिए मशहूर होते हैं और वे इतनी मूर्खतापूर्ण गलती करने वाले नहीं थे। अचानक उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली। 2 सिल्वर वुल्फ माँ बाघिन का ध्यान भटकाने के लिए सामने रहे, जबकि बाकी 2 चुपचाप जंगल में गायब हो गए। एक परछाइयों में छिप कर देख रहा था, जबकि दूसरा धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच रहा था। यह एक साफ टैक्टिकल मूव था, जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। सामने वाले भेड़िए ने दहाड़ मारी और अगले ही पल दोनों सामने वाले भेड़ियों ने लगातार हमला शुरू कर दिया। वे आगे झपट्टा मारते और फिर पीछे हट जाते। कहते हैं ना, मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अपनी चोट के बावजूद माँ बाघिन ने पास आते हुए एक भेड़िए को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब हमें उनकी असली योजना समझ आ गई थी। वे उसे थकाने के लिए स्ट्रेटजी अपना रहे थे ताकि छिपा हुआ भेड़िया अंधेरे से हमला कर सके। समय बीतने के साथ माँ बाघिन की हरकतें धीमी होती गईं। मौका देखकर पीछे वाले सिल्वर वुल्फ ने अचानक छिपकर हमला कर दिया। माँ बाघिन ने पीछे के खतरे को महसूस कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके घायल पैर में असहनीय दर्द उठा। वह लड़खड़ा गई। एक पल के लिए उसका शरीर जम गया और उसी नाजुक क्षण में मैं अचानक छलांग लगाकर दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस सिल्वर वुल्फ के पार्श्व भाग पर प्रहार किया। मैं जानता था कि उनका सिर लोहे जैसा सख्त होता है, लेकिन उनकी कमर टोफू की तरह नरम होती है। भेड़िया हवा में उछल गया और फिर कभी नहीं उठा। माँ बाघिन और उसके साथी बाकी बचे तीनों भेड़िए इस अचानक हस्तक्षेप से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जब माँ बाघिन ने आखिरकार मुझे पहचाना तो उसके चेहरे पर आई राहत तुरंत चिंता में बदल गई। उसे अपने बच्चे की सुरक्षा की फिक्र थी। उसने मुझे भाग जाने के लिए कहा। उसे डर था कि शायद वह आज जीवित न बच पाए, लेकिन वह अपने वंश के अंत का विचार भी सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि भागने के बजाय मैं मुड़ा और सीधे जमीन पर पड़े वुल्फ किंग की लाश की ओर दौड़ पड़ा। मैंने उसकी लाश को खाना शुरू कर दिया, माँ बाघिन की बातों को पूरी तरह अनुसना करते हुए। आखिरकार मैं अभी सिर्फ एक किशोर शावक था। माँ की सुरक्षा के बिना एक युवा बाघ के जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम होती है और मेरा इस जीवन में अकेले रहने का कोई इरादा नहीं था। माँ बाघिन और मेरी 3 बहनें ही मेरा परिवार थीं। मैं उन्हें मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। जैसे ही मैंने वुल्फ किंग का मांस निगला, मेरे मन में एक परिचित आवाज गूंज उठी। सिस्टम ने पता लगाया कि मेरी ऊर्जा पूरी हो चुकी है। एवोल्यूशन शुरू हो रही थी। अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज गर्मी दौड़ गई। अगले ही पल मेरा छोटा सा शरीर अपने मूल आकार से 3 गुना बड़ा हो गया। एक विशाल छाया उभरी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। इस भयानक परिवर्तन से भयभीत होकर भेड़ियों का झुंड घबराकर पीछे हट गया। यहाँ तक कि जिस भेड़िए को मैंने पहले घायल किया था वह भी दर्द भूलकर रेंगने की कोशिश करने लगा। मैंने नए टाइगर किंग की तरह एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे आसमान तक कांप उठा। उस आवाज में जानवरों के राजा का असली अधिकार झलक रहा था। उस दहाड़ के दबाव से भेड़िए पत्तों की तरह कांपने लगे। नए लीडर ने अपनी पूंछ दबाई और भाग गया। हालांकि मैंने उसका पीछा नहीं किया। सच कहूं तो कारण सीधा था। अगर वह अल्फा वुल्फ हताशा में पलटवार करता तो शायद जीत भी सकता था, लेकिन मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता। अचानक सिस्टम ने मुझे पास में मौजूद एक खतरनाक दुश्मन के बारे में चेतावनी दी। उत्सुक होकर मैंने खतरे के स्रोत की जांच करने का फैसला किया। मुझे स्तब्ध देखकर माँ बाघिन ने धीरे से पूछा कि क्या आसपास और भी दुश्मन है। मैंने जल्दी से बाथरूम जाने का बहाना बना लिया। माँ बाघिन चिंतित नजरों से मुझे देखती रही, जबकि मैं सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ गया। घनी झाड़ियों से बाहर निकलने के बाद मैं डर के मारे वहीं जम गया। एक पहाड़ी रास्ते के पास एक जर्जर कैबिन खड़ी थी। वह तरह तरह के जानवरों की खालों से ढकी हुई थी। उनमें एक वयस्क बाघ की खाल भी थी जिससे अभी भी भाप निकल रही थी, मानो उसे कुछ ही क्षण पहले उतारा गया हो। झोपड़ी के सामने 2 हंटर्स बैठे थे। उनकी बंदूकें पास ही टिकी हुई थीं और चांदनी में उनकी नालें ठंडी धातु की तरह चमक रही थीं। एक अपनी तलवार तेज कर रहा था, जबकि दूसरा घास में छिपे खंजर से अपने दांत साफ कर रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली, सोचते हुए कि इन दरिंदों ने आखिर कितनी जानें ली होंगी, लेकिन मेरे गुस्से
बच्चे को सच में भड़काने वाली चीज कोने में पड़ा पुराना जालों का ढेर था। वही जाल जिसने माँ बाघिन के पैर को कुचल दिया था। मैंने बाहर निकलने की इच्छा को दबाया और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। सीधा टकराव आत्महत्या के बराबर था। उनके पास बंदूकें थीं और मैं अभी तक गोलियों से सुरक्षित नहीं था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे अकेले हैं, मैं चुपचाप पीछे हट गया। पर अच्छाइयों में चलते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, मुझे अपने परिवार को तुरंत इस इलाके से निकालना होगा। जब मैं वापस पहुंचा तब तक सुबह होने लगी थी और आसमान हल्का पीला पड़ चुका था। माँ बाघिन ने सवालिया नजरों से मेरी ओर देखा। वह जवाब का इंतजार कर रही थी। अपने पंजों से मैंने मिट्टी में एक आकृति बनाई जो राइफल और उसकी मारक क्षमता को दर्शा रही थी। शुरुआत में माँ बाघिन ने उदासीनता दिखाई, लेकिन जैसे जैसे उसे हथियार की ताकत समझ आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे वह आग उगलने वाली छड़ी अच्छी तरह याद थी। उसका पिछला साथी उसी के कारण मारा गया था। उसने अपनी आंखों से उसे खून के तालाब में गिरते देखा था। एक छोटे से छेद से इतनी तेजी से खून बह रहा था कि वह उसे चाट भी नहीं पाई और बस यूं ही एक शक्तिशाली वयस्क बाघ का अंत हो गया। वह पूरे एक दिन तक उसके शव के पास बैठी रही, जब तक सड़न की गंध ने उसे वहां से जाने पर मजबूर नहीं कर दिया। तब से उसने हर कीमत पर इंसानों से दूरी बनाए रखी थी। फिर भी अपनी सारी सावधानी के बावजूद वह उनके जाल में फंस गई थी। उसने धीरे से आह भरी और मुझे आश्वस्त करने के लिए अपना सिर मेरे पास झुका दिया। मैंने उसके सिर को सहलाया, मानो कह रहा हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। माँ बाघिन ने कड़वी मुस्कान दी और मुझे हल्का सा धक्का दिया। शायद उसे लगता था कि मैं इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। सच कहूँ तो वह पूरी तरह गलत भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में ले लिया। मैं टाइगर गॉड बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मेरी हरकतों पर माँ बाघिन को हंसी आ गई और उसकी आंखों में मौजूद डर थोड़ा कम हो गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर योजना पर चर्चा शुरू की। उसे 7 दिनों के भीतर फिर से चलने फिरने लायक होना था, ताकि पूरा परिवार सुरक्षित स्थान पर जा सके। माँ बाघिन ने अपने बुरी तरह घायल पैर की ओर देखा और सिर हिला दिया। उसे संदेह था कि वह कभी पूरी तरह ठीक भी हो पाएगी या नहीं। मैंने उससे कहा कि चिंता न करे, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। इसके बाद मैं ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स की तलाश में निकल पड़ा जो हड्डियों और नसों को फिर से जोड़ सकें। हालांकि मुझे पता था कि इस जंगल में ऐसी चीजें बेहद दुर्लभ हैं। मैं पहाड़ी झाड़ियों में सूंघता और खोजता रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद सटीक सूचना आई। पास ही एक जंगली गिनसेंग पाया गया था। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने झाड़ियां हटाई और वहां मुझे वह कीमती जड़ मिल गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यह एक अद्भुत औषधि थी। इससे भी बेहतर बात यह थी कि सिस्टम ने बताया कि इसे खाने से मुझे तुरंत 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि एक सामान्य बाघ इसे खाने के बाद काफी बीमार पड़ सकता था। मैं एक पल के लिए रुका, यह महसूस करते हुए कि यह सचमुच मेरी किस्मत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने गिनसेंग को काटा और मिट्टी समेत पूरा निगल गया। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर गर्मी की एक शक्तिशाली लहर दौड़ गई। सिस्टम ने फिर से सूचना दी। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे और अचानक मेरे सामने एक नया स्किल प्रकट हो गया। मैं इतना उत्साहित था कि लगभग गोल गोल घूमने लगा। यह स्किल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब मुझे कभी भी गलती से जहरीली जड़ी बूटियां चुनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने तुरंत सिस्टम एक्टिव किया और आसपास सूंघना शुरू कर दिया। आसपास के पौधे तुरंत अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगे। हरा रंग सुरक्षा का संकेत दे रहा था, लाल रंग जहरीले पौधों का, जबकि सुनहरा रंग उन पौधों को दिखा रहा था जिनका बाघों पर विशेष प्रभाव पड़ता था। तभी उसे एहसास हुआ कि जो गिनसेंग उसने खाया था वह उसकी नई दृष्टि में चमकते हुए सोने जैसा दिखाई दे रहा था। वाकई ये एक बड़ी खोज थी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उसके लिए उम्मीद से भी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। उसने और सुनहरे पौधों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसे कई और पौधे मिल गए। उसने बड़ी मात्रा में एस्ट्रागैलास और एंजेलिका जैसी जड़ी बूटियां खा लीं और उन्हें इवोल्यूशन पॉइंट्स के बदले में जमा कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार लयबद्ध घंटियों की तरह उसके दिमाग में गूंजती रहीं। सिर्फ एक ही रात में उसने 2000 से अधिक एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए थे। वह खुशी खुशी अपना फायदा गिनने लगा। मांस का शिकार करने में घंटों लग जाते थे और बदले में सिर्फ कुछ अंक मिलते थे, जबकि जड़ी बूटियां इकट्ठा करना मानो मुफ्त का खजाना बटोरने जैसा था। लेकिन जैसा कि कहावत है, अत्यधिक खुशी अक्सर दुख का कारण बनती है। जब वह एक लिंगजी मशरूम लेकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसके पेट में भयानक मरोड़ उठने लगी। तुरंत एक लाल वार्निंग मैसेज उसकी आंखों के सामने चमक उठा। उसने अत्यधिक मात्रा में गर्म प्रकृति वाली औषधीय जड़ी बूटियां खा ली थीं। चूंकि वह पूरी तरह स्थिति नहीं समझ पाया था, इसलिए सिस्टम ने सुझाव दिया कि या तो वह दवा के प्रभाव को खत्म करने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करे या फिर लगातार 3 दिन तक दस्त झेलने के लिए तैयार रहे। उसे ऐसा लगा मानो उसके साथ धोखा हो गया हो। आखिर सिस्टम ने पहले इसके बारे में बताया क्यों नहीं? कोई दूसरा रास्ता न होने पर उसने दांत पीसते हुए 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च कर दिए। तभी धीरे धीरे उसकी तकलीफ कम होने लगी। लगता था सिस्टम उसे सब कुछ मुफ्त में नहीं देने वाला था।
था, उसे संयम रखना सीखना होगा। जब वह मांद में लौटा तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। माँ बाघिन अपने तीनों छोटे बच्चों के साथ धूप सेंक रही थी। बाई थोड़ी शरारत कर रही थी और अपनी ही पूंछ के पीछे भाग रही थी, जबकि बाएं मिंग और बाएं फैन पास में कुश्ती कर रहे थे। उसने माँ बाघिन के सामने लिंगजी मशरूम रख दिया, फिर इशारा किया कि वह इसे खाकर अपने घाव भरने की कोशिश करे। माँ बाघिन ने मशरूम को सूंघा और तुरंत नाक सिकोड़ ली। स्पष्ट था कि उसकी तीखी गंध उसे संदिग्ध लग रही थी। उसने बार बार भरोसा दिलाया कि यह जहरीला नहीं है। आखिरकार माँ बाघिन ने संदेह भरी निगाहों के साथ मशरूम निगल लिया। फिर सब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई दुष्प्रभाव आया और न ही उसका घाव तुरंत भरने लगा। तभी सिस्टम एनालिसिस सामने आया। एक सामान्य बाघ इस प्रकार की शक्ति को सीधे अवशोषित नहीं कर सकता था। इसके लिए अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता थी, और जैसा कि बाद में पता चला, ये मामला उम्मीद से कहीं अधिक जटिल था। ऐसा लग रहा था कि केवल जड़ी बूटियां काफी नहीं होंगी, उसे आराम और भरपूर भोजन दोनों की जरूरत थी। वह शिकार पर निकलने ही वाला था कि अचानक सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, ठंडी, धातु जैसी और असामान्य रूप से कर्कश। उसने पास ही एक और सिस्टम होल्डर का पता लगाया था। विरोधी का लेवल अज्ञात था और उसका फैक्शन स्टेटस या तो शत्रुता पूर्ण था या पूरी तरह अज्ञात। वह झटके से खड़ा हो गया। एक और सिस्टम होल्डर? आखिर यह कैसे संभव था? उसने तुरंत अपना शरीर नीचे झुका लिया और आसपास का निरीक्षण करने लगा। तभी उसकी उन्नत दृष्टि में एक चमकता हुआ लाल संकेत दिखाई दिया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, करीब 300 मीटर दूर। उसने तुरंत माया बाघिन को संकेत दिया कि वह तीनों बच्चों को लेकर चट्टानों की दरार में छिप जाए। फिर वह अकेला उस घुसपैठिए का सामना करने आगे बढ़ गया। घनी झाड़ियों को पार करने के बाद उसने आखिरकार उस आकृति को देख लिया। वह एक स्नो व्हाइट फीमेल कूब थी। आकार में उससे थोड़ी छोटी, लेकिन उसकी आभा असाधारण थी। उसके शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी धुंध घूम रही थी। उसकी दृष्टि में वह रक्त लाल रंग में चमक रही थी और उसकी सुनहरी रोशनी से दमकती आंखें सीधे उसी पर टिकी हुई थीं। सच कहूं तो यह बेहद असहज करने वाला दृश्य था। उसकी आंखों में एक सामान्य कब जैसी मासूमियत का कोई निशान नहीं था, बल्कि उनमें उस व्यक्ति की थकी हुई उदासीनता थी जिसने बहुत कुछ देख लिया हो। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे। तनाव इतना गहरा था कि हवा तक भारी लग रही थी। किसी ने भी पहला कदम नहीं उठाया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये सफेद बाघिन आखिर कहां से आई थी और क्या उसका सिस्टम भी उसके सिस्टम जैसा था? तभी अचानक एक नया सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया। एंशिएंट व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन डिटेक्टेड। साथ ही यह भी पता चला कि सामने वाली ने हेवन एंड अर्थ लेगेसी सिस्टम को सक्रिय कर रखा था और यह उसके अपने सिस्टम ब्रांच की ही एक शाखा थी। वह इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सिर्फ नाम सुनकर ही यह उसके सिस्टम से कहीं अधिक प्रतिष्ठित लग रहा था। सफेद बाघिन ने धीमी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में निर्विवाद अधिकार था। अजीब बात यह थी कि वह उसे पूरी तरह समझ पा रहा था। उसने अपना परिचय श्वेजी के रूप में दिया। अपने पिछले जन्म में उसने दावा किया कि वह व्हाइट टाइगर एम्प्रेस थी, एक ऐसी शासक जिसने कभी इन पहाड़ों पर राज किया था, लेकिन बाद में उसे 9 हेडेड हाइड्रा एम्परर ने धोखा दे दिया। अब वह अपनी यादों और सिस्टम के साथ पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। उसे यह कहानी सुनकर लगभग हंसी आ गई। उसे लगा यह कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर इतना ही कहना था तो खुद को देवी ही घोषित कर देती। श्वेजी ठंडी निगाहों से उसकी ओर बढ़ी। स्पष्ट था कि वह भावनाओं में समय बर्बाद नहीं करती। वह सिर्फ एक बात की पुष्टि करने आई थी, क्या उसका मनुष्यों से संपर्क हुआ था या नहीं। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर श्वेजी दोबारा दहाड़ी। उसने चेतावनी दी कि इन जंगलों में कोई ऐसी चीज घुस आई है जो यहाँ की नहीं है। उन शिकारियों के पीछे एक और भी भयानक शक्ति छिपी हुई थी। सहयोग करो या मर जाओ, चुनाव उसका था। उसके अहंकार पर उसे लगभग हंसी आने लगी। आखिर एक छोटा सा कपटाइट कितना घमंड कर सकता है। लेकिन अगले ही पल बिना कोई चेतावनी दिए श्वेजी बिजली की तरह झपटी और उसका पंजा सीधे उसके चेहरे पर आकर लगा। धड़ाम! वह 3 कदम पीछे जा गिरा। जब वह वापस खड़ा हुआ तब भी श्वेजी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। ये गति और ताकत किसी सामान्य कब टाइगर की नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर पड़े पंजों के निशानों को छुआ। अब उसे मानना पड़ा, ये व्हाइट टिग्रेस सचमुच बेहद शक्तिशाली थी। जब उसने पूछा कि उन्हें सहयोग कैसे करना चाहिए, तो श्वेजी ने उसे किसी मरीज के पास ले जाने का संकेत दिया। कुछ पल सोचने के बाद वह उसे अपने परिवार के पास ले आया। जैसे ही माँ बाघिन ने श्वेजी को देखा, उसका शरीर तनाव से भर गया। तीनों छोटे बच्चे भी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। शुद्ध दहशत। श्वेजी धीरे धीरे माँ बाघिन के पास गई। उसने घाव को सूंघा और तुरंत समझ गई कि यह किसी जाल का घाव है। साथ ही यह भी कि इसे हुए काफी समय बीत चुका है। उसने माँ बाघिन की ओर देखा और कहा कि वह खुशकिस्मत है, कम से कम उसकी हड्डी नहीं टूटी थी। फिर उसने गहरी सांस ली और मुड़ गई। जाते जाते उसने संकेत किया कि वह उसके पीछे आए। वह उसे सबसे बेहतरीन मेडिसिनल हर्ब्स दिखाने वाली थी। उसने माँ बाघिन की ओर देखा। माँ बाघिन ने हल्के से सिर हिलाकर उसे जाने की अनुमति दे दी। फिर वह श्वेजी के पीछे
पीछे घने जंगल में चला गया। कुछ देर बाद वे एक छिपी हुई पहाड़ी दरार तक पहुंचे। पूरा एकदम चमकते हुए पौधों से भरा हुआ था। उसकी उन्नत दृष्टि में पूरी दुनिया सुनहरी दिखाई देने लगी। वह पूरी तरह अवाक रह गया। आखिर श्वेजी ने यह जगह खोजी कैसे? बिना पीछे देखे उसने जवाब दे दिया, यह उसके पिछले जन्म का क्षेत्र था, इसलिए उसे यहाँ की हर चीज याद थी। वह और सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक सिस्टम अलर्ट गूंज उठा। वो जहाँ खड़े हैं उससे केवल 50 मीटर दूर एक अत्यधिक ऊर्जा प्रतिक्रिया दर्ज हुई थी। निर्देशों का पालन करते हुए उसने दरार के अंदर मौजूद एक छोटे से कुंड की ओर देखा। कुंड के बीचों बीच एक ग्लोविंग मशरूम खड़ा था। उसकी दृष्टि में उसकी रोशनी सूर्य जैसी चकाचौंध पैदा कर रही थी। श्वेजी की आंखें अचानक फैल गईं। स्पष्ट था कि उसने उस खजाने को पहचान लिया था। वह था 9 टन जेड गानोडर्मा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अभी तक जीवित था। उसी समय सिस्टम ने एक नया संदेश दिखाया और उसका खून उत्साह से खौल उठा। एक बार इसे खाने पर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी, जो आगे की प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक टाइगर डीमन बनने की वह लेजेंडरी क्षमता जिसके बारे में उसने पिछले जन्म में जर्नी टू द वेस्ट पढ़ने के बाद अनगिनत बार कल्पना की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इसका सामना करेगा। उसे स्तब्ध देखकर श्वेजी ने पंजे से उसे हल्का धक्का दिया, फिर चेतावनी दी, इतने बड़े खजाने का कोई न कोई गार्डियन अवश्य होगा। अपने पिछले जन्म में उसने एक विशाल पाइथन को इसकी रक्षा करते देखा था। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस कुंड पर केंद्रित किया। पानी असामान्य रूप से शांत था और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी सिस्टम विजन में पानी के नीचे एक विशाल लाल बिंदु दिखाई दे रहा था, इतना गहरा लाल कि लगभग काला लगता था। स्पष्ट रूप से एक अत्यंत खतरनाक दुश्मन। उसने श्वेजी की ओर देखा और उसने मौन सहमति में सिर हिला दिया। दोनों अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे उस जीव को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचे, धड़ाम, पूरी सतह विस्फोट की तरह फट पड़ी। एक विशाल पाइथन गहराइयों से बाहर निकल आया। उसका शरीर घोर काला था और उसकी खाल से ठंडी धातु जैसी चमक निकल रही थी। सिर्फ पानी से बाहर निकला हुआ हिस्सा ही 3 मीटर से अधिक लंबा था। उसके विषैले दांत किसी आदमी की हथेली जितने बड़े थे और उसकी फड़फड़ाती जीभ से निकलती दुर्गंध बेहद घिनौनी थी। सच कहूं तो यह ऐसा दृश्य था जो किसी का भी खून जमा दे। तुरंत सिस्टम वार्निंग सामने आ गई। म्यूटेटेड ब्लैक स्प्रिट पाइथन लेवल 12। वह मन ही मन गाली दिए बिना नहीं रह सका। आखिर वह खुद अभी केवल लेवल 5 पर था। ये तो साफ तौर पर एक सुसाइड मिशन लग रहा था। लेकिन श्वेजी उसकी कल्पना से भी ज्यादा साहसी निकली। बिना एक पल गंवाए वह आगे बढ़ी। उसका शक्तिशाली पंजा सीधे अजगर के उस हिस्से पर जा लगा जहां उसका दिल होना चाहिए था। अजगर दर्द से तड़प उठा। उसकी विशाल पूंछ सीटी जैसी आवाज करती हुई हवा को चीरते हुए जमीन पर आ गिरी। वह किसी तरह समय रहते झुक गया और उस घातक वार से बच निकला, जबकि श्वेजी को पूंछ का सीधा प्रहार लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बस तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा, मानो कह रही हो, मैंने पहला हमला कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। लड़ाई में शामिल होते हुए उसने दांत भींच लिए। वह किनारे से बिजली की तरह झपटा और अपने पंजों को सीधे पाइथन की आंखों पर निशाना बनाया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पाइथन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। पाइथन दर्द से भयानक दहाड़ मारता है और अपना खून से सना हुआ विशाल जबड़ा पूरी तरह खोल देता है, लेकिन वह पहले ही पीछे हट चुका था। फुर्ती से बचते हुए उसने जवाबी हमले से दूरी बना ली। उसी पल श्वेजी ने मौका पकड़ लिया। वह फिर से आगे बढ़ी और पाइथन के महत्वपूर्ण अंगों पर एक और घातक वार कर दिया। यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। उसके पंजे पाइथन की मोटी खाल को चीरते हुए भीतर तक घुस गए और कच्चा मांस बाहर दिखाई देने लगा। दर्द से तिलमिलाकर पाइथन बेतहाशा छटपटाने लगा। पूरा तालाब कीचड़ और पानी के अराजक मैदान में बदल गया। लेकिन अब दोनों की टीम वर्क पूरी तरह बन चुकी थी। वे मानो वर्षों से साथ लड़ रहे हों। श्वेजी लगातार महत्वपूर्ण अंगों पर वार कर रही थी, जबकि वह सामने से ध्यान भटका रहा था। दोनों के बीच इतना बेहतरीन तालमेल था कि पाइथन को सांस लेने का मौका तक नहीं मिल रहा था। 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि विशाल पाइथन आखिरकार पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजने लगे। म्यूटेटेड ब्लैक स्पिरिट पाइथन किल्ड, रिवॉर्ड 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स। वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा, लेकिन जब उसने श्वेजी की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह अभी अभी एक हल्की सैर करके लौटी हो। उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं था। वह सीधे पाइथन की लाश के पास गई और एक तेज पंजे से उसने उसका पेट चीर दिया। कुछ ही क्षण बाद उसने अंदर से एक ग्लोइंग हरा गोला निकाल लिया। तुरंत सिस्टम एनालिसिस सामने आया। यह था पाइथन गॉल एसेंस, एक बेहद दुर्लभ टॉनिक ट्रेजर। श्वेजी ने बिना किसी झिझक के वह गोला उसकी ओर उछाल दिया, फिर इशारा किया कि वह इसे खा ले। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। आखिर इतनी कीमती चीज वह खुद क्यों नहीं रख रही थी? श्वेजी ने बस उसे एक ठंडी और उपेक्षापूर्ण नजर से देखा, मानो कह रही हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थोड़े संकोच के बाद उसने वह गोला निगल लिया। जैसे ही वह उसके गले से नीचे उतरा, एक ठंडी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। अगले ही पल सिस्टम ने सूचना दी, फिजिकल स्ट्रेंथ परमानेंटली इंक्रीज्ड बाय 10%। वह पूरी तरह चौंक गया। ये तो एक अविश्वसनीय उपहार था। उसने कुछ क्षण उस नई ताकत का आनंद लिया जो
उसके शरीर में दौड़ रही थी। इस बीच श्वेजी पहले ही 9 टर्न जेड गानोदेर्मा के पास पहुंच चुकी थी। उसने ग्लोइंग मशरूम को 2 हिस्सों में बांटा, फिर बिना कुछ कहे आधा हिस्सा उसकी ओर बढ़ा दिया। वह उसे हैरानी से देखने लगा। उसे लगा था कि वह पूरा खजाना खुद रख लेगी, लेकिन श्वेजी ने साफ कर दिया कि आधा हिस्सा उसके लिए भी उपयोगी था। उसे मानना पड़ा यह व्हाइट फीमेल कब आश्चर्यजनक रूप से निष्पक्ष थी। इसके बाद दोनों ने अपना अपना हिस्सा खा लिया। जैसे ही उसने 9 टर्न जेड गानोदेर्मा का आधा भाग निकला, उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अनलॉकिंग, रिमेनिंग टाइम 72 आवर्स। साथ ही उसे अतिरिक्त 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स भी प्राप्त हुए। पास ही बैठी श्वेजी भी सुनहरी रोशनी से घिर गई। उसे ऐसा लगा मानो वह उसके सिस्टम नोटिफिकेशंस की हल्की आवाज भी सुन सकता हो। इसके बाद दोनों पूरे दोपहर तालाब के किनारे पड़े रहे। दवा का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उनमें से कोई एक मांसपेशी तक नहीं हिला पा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब सूरज ढलने लगा तभी उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली और तुरंत उसे महसूस हुआ वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसने परीक्षण के लिए एक पंजा चलाया। धड़ाम! पास की चट्टान आसानी से टूट गई। उसकी ताकत में आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय श्वेजी भी जाग गई। उसने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में पहली बार वास्तविक स्वीकृति दिखाई दे रही थी। अब वह उसकी नजरों में सिर्फ बोझ नहीं था, कम से कम इतना तो साबित हो चुका था कि वह पूरी तरह बेकार नहीं है। वह बस आंखें घुमाकर रह गया। इसके बाद दोनों पाइथन का बचा हुआ मांस लेकर अपने ठिकाने की ओर लौट पड़े। जब माँ बाघिन ने उन्हें सुरक्षित लौटते देखा तो उसने राहत की सांस ली। उधर तीनों बच्चों ने जैसे ही ताजे मांस की खुशबू सूंघी, वे उत्साह से दौड़कर उनके चारों ओर जमा हो गए। माँ बाघिन हमेशा की तरह सबसे पहले आगे घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे धीरे से एक तरफ कर दिया और इशारा किया कि माँ बाघिन को पहले खाना चाहिए। माँ बाघिन बस मुस्कुरा दी। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका कहना था कि बच्चे पहले खाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मांस का सबसे नरम हिस्सा अलग किया और उसे माँ बाघिन के लिए रख दिया। किनारे पर बैठी श्वेजी ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं था। कुछ क्षणों के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आखिरकार माँ बाघिन ने उदारता दिखाते हुए श्वेजी को भी साथ खाने का निमंत्रण दिया। थोड़ी झिझक के बाद वो आगे बढ़ी। जरा इस दृश्य की कल्पना करो, 5 बाघिनें और एक नरबाघ सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। सच कहूँ तो ये दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन किसी तरह सुखद भी लग रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद उसने एक निर्णय लिया। आज रात वह औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगा। माँ बाघिन के घावों का इलाज अब और नहीं टाला जा सकता था। ये सुनकर श्वेजी ने भी साथ चलने की पेशकश की। माँ बाघिन ने सिर हिलाकर दोनों को सावधान रहने के लिए कहा और इस तरह वे दोनों फिर से रात के अंधेरे में निकल पड़े। उसकी उन्नत दृष्टि के कारण चारों ओर सुनहरी रोशनियां दिखाई दे रही थीं। वह पौधों का पता लगाता और श्वेजी उनकी पहचान करती। उसके पिछले जन्म का अनुभव अविश्वसनीय रूप से उपयोगी साबित हो रहा था। कई बार सिस्टम किसी पौधे को सुरक्षित बताता, लेकिन श्वेजी उसे छूने से भी मना कर देती, क्योंकि उसके अनुसार वह जहरीला था। दूसरी तरफ कई ऐसी जड़ी बूटियां थीं जिन्हें वे उत्कृष्ट औषधि बताती थी। हालांकि सिस्टम उनमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था। उसने उसकी सलाह मानकर कुछ पौधों को आजमाया और आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम ने तुरंत लाभ की पुष्टि कर दी। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड। उसे महसूस हुआ कि श्वेजी सचमुच फार्माकोलॉजी का चलता फिरता ज्ञानकोश है। आखिर वे खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा कि क्या उसने अपने पिछले जीवन में चिकित्सा की पढ़ाई की थी। श्वेजी का जवाब बहुत सरल था, खाकर सीखा है। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। और सच कहें तो उसकी बात में दम था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उनका तालमेल और बेहतर होता गया। वह जड़ी बूटियां ढूंढता और श्वेजी उनकी पहचान करती। सिर्फ 2 घंटों में उन्होंने औषधियों का एक विशाल ढेर इकट्ठा कर लिया। माँ बाघिन के लिए जरूरी सूजन रोधी जड़ी बूटियां भी मिल चुकी थीं। वे वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक श्वेजी रुक गई। उसके कान खड़े हो गए और पूरा शरीर तनाव से भर गया। उसे अंधेरे में कुछ महसूस हुआ था। अगले ही पल उन्हें भी सुनाई दिया। धम धम धम। घने जंगल की गहराइयों से भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ जमीन हल्की कांप रही थी। उसकी सिस्टम में विजन में एक विशाल पीली रोशनी दिखाई दी। ये किसी ब्लैक स्पिरिट हॉर्स से भी बड़ा जीव था। श्वेजी ने धीमी आवाज में कहा, एक वयस्क ब्लैक बियर, लेकिन इसके साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे भी अंतर समझ आ गया। भालू की आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल थीं और उसके जबड़ों से लगातार लार टपक रही थी। वह किसी पागल जानवर जैसा लग रहा था। तुरंत सिस्टम वार्निंग सामने आई। भालू किसी विशेष विष से संक्रमित था और वह इस समय अत्यधिक हिंसक बर्सर्क स्टेट में था। सिस्टम ने सलाह दी कि वे रास्ता बदल लें, लेकिन श्वेजी ने सिर हिला दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। भालू उनकी गंध पहचान चुका था। अगले ही पल वह बेकाबू ट्रेन की तरह उनकी ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में आने वाले छोटे पेड़ उसके शरीर से टकराकर टूटते जा रहे थे। उसने निराश होकर आह भरी। अब लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्वेजी तुरंत आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार उसने सीधे हमला नहीं किया। वह चतुराई से भालू के बगल में पहुंची और उसके पेट पर जोरदार वार कर दिया। भालू दर्द से दहाड़ उठा और उसका विशाल
पंजा हवा चीरता हुआ घूम गया, लेकिन शिवजी पहले ही पीछे हट चुकी थी। धड़ाम, भालू का हमला जमीन पर लगा और एक गहरा गड्ढा बन गया। उसी क्षण एमसी पीछे से झपटा और अपने दांत भालू के पैर में गड़ा दिए। भालू ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ा। भालू पूरी तरह असंतुलित हो चुका था। उसी समय श्वेजी सामने से वापस आ गई और उसने लगातार हमले शुरू कर दिए। दोनों तरफ से घिरने के कारण भालू पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा और तभी धड़ाम, श्वेजी का पंजा सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। इतना शक्तिशाली वार कि उसकी एक आंख बाहर निकल आई। दर्द से पागल होकर भालू बेतहाशा छटपटाने लगा, लेकिन श्वेजी रुकी नहीं। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार और विशालकाय भालू जमीन पर ढेर हो गया। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन श्वेजी उससे तेज थी। उसने अपने जबड़े सीधे भालू के गले में गड़ा दिए और छोड़ने से इनकार कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में भालू ने आखिरी सांस ले ली। वह अविश्वास से यह सब देखता रह गया। यह फाइट टिग्रेस सचमुच प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति थी। श्वेजी ने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ी, फिर उसे एक ठंडी तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखें साफ कह रही थीं, क्या देखते रहोगे, शिकार समेटो। वह तुरंत हरकत में आ गया, थोड़ा डरा हुआ भी था। सच कहूं तो श्वेजी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा निर्दयी और खतरनाक थी। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। ब्लैक बियर एलिमिनेटेड, रिवॉर्ड 800 इवोल्यूशन पॉइंट्स। वह मांस बांटने लगा। कुछ हिस्सा परिवार के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक श्वेजी ने उसे रोक दिया। श्वेजी ने तुरंत उसे रोक दिया। स्पष्ट था कि वह इस तरह का मांस नहीं खाती थी। वह कुछ पल सोचने लगा, आखिर उसका असली आहार क्या था, लेकिन श्वेजी ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। जब तक वे वापस लौटे तब तक माँ बाघिन तीनों बच्चों के साथ गहरी नींद में जा चुकी थी। तीनों छोटे बच्चे उसकी बाहों में दुबके हुए धीरे धीरे खर्राटे ले रहे थे। उसने चुपचाप जड़ी बूटियां एक तरफ रखी, फिर पास पड़ा पत्थर उठाकर उन्हें पीसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक गाढ़ा औषधीय पेस्ट तैयार हो गया। जब उसने वह पेस्ट माँ बाघिन के घावों पर लगाया तो दर्द की हल्की चुभन से उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन वह पूरी तरह जागी नहीं। पूरे समय श्वेजी चुपचाप बैठी उसे काम करते हुए देखती रही। जब घावों की देखभाल पूरी हो गई तो वह भी थक कर लेट गया और आश्चर्य की बात यह थी कि श्वेजी उसके ठीक बगल में बैठ गई। उसी समय उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उसके शरीर से एक बेहद सुखद खुशबू आ रही थी, जैसे ताजी औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध। वह कुछ पल झिझका, फिर हिम्मत करके पूछ बैठा, क्या उसके पिछले जीवन में कभी कोई मैड या निजी सेविका थी? श्वेजी ने बस उसकी ओर एक ठंडी और खतरनाक नजर डाली। कोई जवाब नहीं, बस वही खामोश घूरना। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और चुप हो गया। दूसरी बार पूछने की हिम्मत उसने बिल्कुल नहीं की, लेकिन आधी रात होते होते अचानक कुछ बदल गया। श्वेजी का शरीर आग की तरह तपने लगा। वह घबरा कर तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। इवोल्यूशन प्रोसेस डिटेक्टेड। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह लगातार हिंसक होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में श्वेजी की हालत कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार वह लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने धीमी गुर्राहट निकाली। स्पष्ट था कि वह उसे निर्देश दे रही थी, मेरी रक्षा करो, किसी को भी पास मत आने देना। फिर उसने चेतावनी दी, अगर वह चीज इस समय उनकी मौजूदगी महसूस कर लेती है तो वे दोनों यहीं मर जाएंगे। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी एनहांस्ड विजन सक्रिय की और पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। फिलहाल मिनी मैप में कोई लाल बिंदु दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिससे हुएजी जैसी टाइग्रेस भी डरती थी? समय धीरे धीरे बीतता गया और श्वेजी का तापमान लगातार बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह उसके फर के आर पार झुलसा देने वाली गर्मी महसूस कर सकता था। उसकी सांसें तेज और उथली हो गईं और उसके पंजे अनजाने में जमीन को चीरने लगे। वह चुपचाप उसे अपने शरीर से ढक लेता है ताकि रात की ठंडी हवा उसके विकास में बाधा न बने। और तभी वह घटना हुई। अचानक दूर जंगल की गहराइयों से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। ये किसी भेड़िए की नहीं थी, न ही किसी भालू की। ये पूरी तरह अलग थी। एक गहरी, भयावह और आत्मा को कंपा देने वाली चीख। ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। तुरंत सिस्टम अलर्ट चमक उठा। अननोन हाई एनर्जी लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड। थ्रेट लेवल अनमेजरेबल। डिस्टेंस 2 किलोमीटर। इमीडिएट इवैक्यूएशन रिकमेंडेड। ये पढ़ते ही वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। अगर सिस्टम भी उसका लेवल नहीं पहचान पा रहा था तो वह आखिर किस तरह का राक्षस था? उसकी बाहों में पड़ी श्वेजी और जोर से कांपने लगी। वह अभी विकास के सबसे नाजुक चरण में थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह हिल भी नहीं सकती थी। उसने अंधेरे जंगल की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन्हें अंधेरे के भीतर से घूर रहा हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने डर को दबा दिया। उसके पीछे माँ बाघिन थी, 3 छोटे बच्चे थे और उसकी बाहों में श्वेजी थी। अब यह पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। वह पीछे नहीं हट सकता था।
चाहे कुछ भी हो जाए। दूर से फिर वही दहाड़ सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। सिस्टम अलार्म्स पागलों की तरह बजने लगे। उसकी दृष्टि में लाल संकेत और चमकने लगा। वह जीव सचमुच उनकी ओर बढ़ रहा था। खतरे को महसूस करते हुए श्वेजी की एवोल्यूशन अचानक तेज हो गई। उसके पूरे शरीर से तीव्र गर्मी निकलने लगी। एक ग्लोइंग गोल्डन लाइट फूट पड़ी, यहाँ तक कि उसके हाथों के बाल भी झुलसने लगे। फिर भी उसने उसे छोड़ा नहीं। वह जानता था अगर यह प्रक्रिया टूट गई तो श्वेजी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और शायद उसकी जान भी चली जाएगी। गर्जनाएं लगातार करीब आती जा रही थीं। हर पल मौत और करीब महसूस हो रही थी। फिर जैसे ही वह रहस्यमय जीव सामने आने वाला था, श्वेजी की आंखें खुल गईं। धड़ाम! उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी का विस्फोट हुआ। वह उसकी बाहों से छलांग लगाकर बाहर निकली और जैसे ही जमीन पर उतरी, उसका शरीर पहले से काफी बड़ा हो चुका था। उसके फर पर हल्की नीली चमक दौड़ रही थी और उसकी आंखें घूमते हुए तारों जैसी लग रही थीं। वह आने वाले खतरे की दिशा में देखती है और धीमी लेकिन गूंजती हुई गुर्राहट निकालती है। उस आवाज में अजीब सा अधिकार था। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, पूरी तरह शांत। घने अंधेरे में छिपा वह रहस्यमय जीव रुक गया। कुछ तनावपूर्ण क्षण बीते, फिर भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी और आखिरकार सिस्टम अलार्म टर्मिनेटेड। खतरा टल चुका था। उसने राहत की लंबी सांस छोड़ी। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। वह थक कर गिरने ही वाला था, लेकिन उसी समय श्यूजी ने उसकी ओर देखा। एक अजीब सी नजर जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार उसे स्वीकार कर रही हो, मानो सोच रही हो शायद ये सचमुच किसी काम का है। फिर वह बिना कुछ कहे एक तरफ जाकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय उसने अपने अगले पैरों की ओर देखा। उनके बाल पूरी तरह जल चुके थे। दर्द हो रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मन में संतोष भी था। क्या वह खतरनाक बाघिन उसे धन्यवाद देना चाहती थी? शायद। हालांकि उसके स्वभाव को देखते हुए वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह अपने जले हुए घावों को चाटने लगा और बीते दिन के बारे में सोचने लगा। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, पाइथन को मारना, काले भालू से लड़ना और फिर उस रहस्यमय राक्षस का सामना। सच कहूं तो यह एक दिन उसके पिछले जीवन के पूरे महीने से ज्यादा तनावपूर्ण था। पास ही माँ बाघिन नींद में कुछ बड़बड़ाई, फिर करवट लेकर दोबारा खर्राटे लेने लगी। उसे देखकर वह हल्का मुस्कुराया। उन्हें अभी उस रहस्यमय राक्षस का पता लगाना था और उन 2 हंटर से भी सावधान रहना था। कामों की सूची सोचते ही उसका सिर दर्द करने लगा, लेकिन आखिर वह इस परिवार का इकलौता नर बाघ था। ये जिम्मेदारी उसी की थी, चाहे वह कितना भी थक जाए। धीरे धीरे जंगल में फिर शांति लौट आई, लेकिन उसके दिल के अंदर एक बात साफ थी। असली तूफान अभी आया नहीं था और वह हमेशा के लिए छिपा भी नहीं रह सकता था। जैसे ही उसे नींद आने लगी, वही भयानक दहाड़ फिर गूंज उठी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा करीब। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं, कान खड़े हो गए और सिस्टम अलार्म फिर बज उठा। अननोन क्रिएचर अप्रोचिंग रैपिडली। डिस्टेंस 1 किलोमीटर। इस बार वह सचमुच उनकी ओर आ रहा था। पास ही शुएजी अभी भी विकास के प्रभाव से कांप रही थी। शोर सुनकर माँ बाघिन भी जाग गई और तीनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उसने गहरी सांस ली। अब भागने का समय खत्म हो चुका था। जो भी आने वाला था उसे उसका सामना करना ही होगा। उसने माँ बाघिन को आदेश दिया कि वह बच्चों को चट्टानों की दरारों में और अंदर ले जाए। इसके बाद वह अकेला आगे बढ़ गया। पीछे से श्यूजी ने धीमी गुर्राहट निकाली, मानो सावधान रहने की चेतावनी दे रही हो, लेकिन उसने बिना पीछे देखे अपनी पूंछ हिलाई और झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ देर बाद घने जंगल के बीच उसने आखिरकार उस जीव को देख लिया। एक विशाल मॉनिटर लिजर्ड, लगभग 3 मीटर लंबी। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग के शल्कों से ढका था। उसके पैर खंभों जितने मोटे थे और उसकी पूंछ उसके शरीर से भी लंबी थी। उसके मुंह से लगातार गाढ़ी लार टपक रही थी, जो जमीन पर गिरते ही चटकने लगती थी। तुरंत सिस्टम आइडेंटिफिकेशन सामने आया। म्यूटेटेड मॉनिटर, लिजर्ड लेवल 10। वह खुद अभी केवल लेवल 5 पर था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर बेहद भयावह था। सच कहूं तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसी को मारने पर तुली हुई है। छिपकली ने उसे देख लिया। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला और धातु के रगड़ने जैसी भयावह चीख निकाली, लेकिन उसने लड़ाई शुरू नहीं की। वह मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। ये कायरता नहीं थी, उसे सिर्फ बेहतर युद्ध क्षेत्र चाहिए था। सीधे मुकाबले में वह 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता था। विशाल छिपकली उसके पीछे दौड़ पड़ी। अपने आकार के बावजूद उसकी गति डरावनी थी। वह जानबूझकर संकरे रास्तों में घुसता गया। छिपकली रास्ते के पेड़ तोड़ती चली गई, लेकिन उसके शल्क इतने मजबूत थे कि उसे खरोंच तक नहीं आई। तभी उसे एक योजना सूझी। आगे नुकीली चट्टानों का क्षेत्र दिखाई दिया। उसने अपनी गति बढ़ाई और एक बड़े पत्थर पर छलांग लगा दी। छिपकली भी पीछे पीछे चढ़ने लगी, लेकिन उसका भारी वजन चट्टानों के लिए बहुत ज्यादा था। धड़ाम! पूरा पत्थर ढह गया और विशाल छिपकली मलबे के नीचे दब गई। बस इसी मौके का इंतजार था। वह बिजली की तरह झपटा और सीधे उसकी आंखों पर हमला किया। छिपकली दर्द से पागल हो उठी। उसकी विशाल पूंछ अंधाधुंध घूमने लगी, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया। धड़ाम! सीधा प्रहार उसके शरीर पर लगा। वह उड़कर एक
पेड़ से जा टकराया, इतनी जोर से कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांस लगभग रुक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। जल्दी जल्दी एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अंदरूनी चोटों का इलाज किया और फिर वापस खड़ा हो गया। तभी छिपकली मलबे से बाहर निकल आई। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं। वह फिर से हमला करने दौड़ी। इस बार उसने अपनी रणनीति बदल दी। वह अब ताकत से मुकाबला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसका निशाना सिर्फ जोड़ और आंखें थीं। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। छिपकली की रक्षा क्षमता हास्यास्पद थी। उसके पंजे उन शल्कों पर केवल हल्के सफेद निशान छोड़ पा रहे थे, जबकि उस जानवर के सिर्फ एक वार से उसकी जान जाते जाते बची। कई राउंड तक लगातार हमले झेलने के बाद उसका पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था। खून उसके फर से लगातार टपक रहा था। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम्ड। शरीर में लगे घावों की मरम्मत की जा रही है। उसे अपने पॉइंट्स खर्च होते देखकर दुख तो हुआ, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। दूसरी तरफ म्यूटेटेड मॉनिटर लिजर्ड और भी उग्र होती जा रही थी, मानो उसे थकान का नाम ही न पता हो। धीरे धीरे वह उसे एक चट्टान के किनारे तक धकेल देती है। उसके पीछे 10 मीटर से भी गहरी खाई थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक छिपकली अपना विशाल जबड़ा खोलकर उसकी ओर झपटी, लेकिन ठीक उसी क्षण वह नीचे झुक गया। उसका शरीर बिजली की तरह फिसलता हुआ छिपकली के पेट के नीचे से निकल गया और गुजरते हुए उसने अपने पंजों से उसकी नरम निचली सतह पर पूरी ताकत से वार कर दिया। चीरर! एक गहरा घाव खुल गया। गाढ़ा हरा खून चारों तरफ बिखर गया। दर्द से छिपकली की आंखें लाल हो उठी। वह पागलों की तरह तड़पने लगी। मौका देखकर वह तुरंत उसके पीछे पहुंचा और उसकी पूंछ के निचले हिस्से पर अपने दांत गड़ा दिए। यही वह जगह थी जहां उसके शल्क सबसे पतले थे। उसने पूरी ताकत से काट लिया। मांस फटने की आवाज गूंज उठी। छिपकली पागलों की तरह पलटकर उसे काटने की कोशिश करने लगी। उसकी विशाल पूंछ हवा चीरती हुई इधर उधर घूम रही थी। हर झटके के साथ वह खिलौने की तरह उछल रहा था, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसके दांत और गहरे ढांसते चले गए। खून का स्वाद महसूस करते ही उसे समझ आ गया कि छिपकली आखिरकार घबरा गई थी और अब वह भागने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी ताकत से आगे दौड़ने लगी, बस किसी तरह इस लगातार चिपके हुए दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए। घसीटते हुए वह उसे जंगल के भीतर ले गई। कभी झाड़ियों से टकराता, कभी चट्टानों से। उसका शरीर जगह जगह फट चुका था। खून से लथपथ हालत में भी वह दांत भींचकर पकड़ बनाए रहा। इस बीच सिस्टम अलर्ट्स लगातार बजती रहीं। इवोल्यूशन पॉइंट्स 2000 से 1000, 1000 से 500 पॉइंट्स तेजी से खत्म हो रहे थे, लेकिन वह जानता था कि अगर अभी छोड़ दिया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आखिरकार जब उसके अंक घटकर केवल 300 रह गए, छिपकली की ताकत टूटने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। यही मौका था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसकी पूंछ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच डाला। दर्द से छिपकली चीख उठी और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह तुरंत उसकी पीठ पर कूद गया, फिर उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगातार वार करने लगा। 1, 2, 3 हर प्रहार हड्डी तक पहुंच रहा था। कड़क! आखिरकार उसकी खोपड़ी टूट गई। कुछ अंतिम झटकों के बाद विशाल छिपकली पूरी तरह शांत हो गई। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। म्यूटेटेड टाइटन मॉनिटर लिजर्ड किल्ड सक्सेसफुली। 1500 एवोल्यूशन पॉइंट्स अवॉर्डेड। लेवल अप, करंट लेवल 6। ये सुनते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह सीधे लाश के ऊपर गिर पड़ा। सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे फेफड़े फट जाएंगे। ये जीत आसान नहीं थी, बल्कि बेहद महंगी थी। उसने अपने कमाए हुए लगभग 2/3 पॉइंट्स सिर्फ जिंदा रहने में खर्च कर दिए थे, लेकिन कम से कम वह जीत गया था। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक गहरी और तीखी हो चुकी थीं। तभी एक सफेद आकृति तेजी से उसकी ओर दौड़ी। श्वेगी! वह उसके पास झुक गई और उसके शरीर पर बने घावों का निरीक्षण करने लगी। फिर उसने धीरे से उसके चेहरे पर लगा खून चाटा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी चिंता दिखाई दी। हालांकि अगले ही पल उसने फिर वही ठंडा चेहरा बना लिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं। वह बस आंखें घुमाकर रह गया, क्योंकि अब तक वह समझ चुका था कि यह फीमेल टिग्रेस बाहर से जितनी कठोर दिखती है, अंदर से उतनी ही नरम है। कुछ देर बाद श्वेजी ने उसकी चोटों का इलाज किया। फिर वह मॉनिटर छिपकली की लाश घसीटकर उसके सामने ले आई ताकि वह खाकर अपनी ताकत वापस पा सके। मांस निगलते ही सिस्टम फिर सक्रिय हो गया। 300 इवोल्यूशन पॉइंट्स गेनेड। उसका लेवल अब पूरी तरह स्थिर हो चुका था और वह आधिकारिक रूप से लेवल 6 में पहुंच गया। जब वे वापस लौटे, तीनों छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। कोई उसके शरीर से रगड़ने लगा, कोई उसके चेहरे को चाटने लगा, तो कोई उसकी पीठ पर चढ़ गया। लंबे समय बाद उसे ऐसा पारिवारिक स्नेह महसूस हुआ, लेकिन उसका दिमाग पहले से अगली योजना पर काम कर रहा था। कई दिनों के आराम और इलाज के बाद माँ बाघिन के घाव लगभग ठीक हो चुके थे। वह अब दोबारा चल सकती थी, हालांकि अभी भी थोड़ा लंगड़ा रही थी। उसने फैसला किया कि उन्हें तुरंत यह जगह छोड़नी होगी, क्योंकि शिकारी कभी भी वापस आ सकते थे। सौभाग्य से श्वेजी के पास एक सुरक्षित स्थान था, अपने पिछले जीवन की यादों से। वह उन्हें एक छिपी हुई घाटी के बारे में बताती है, चारों ओर पानी से घिरी हुई, सिर्फ एक गुप्त प्रवेश द्वार वाली घाटी। बाहर वालों के लिए लगभग
अदृश्य, एक आदर्श सेफ जोन। माँ बाघिन ने भी तुरंत सहमति दे दी। यात्रा शुरू हुई। वह छोटे बैवा को उठाता है, श्वेजी अपनी पीठ पर बेमिंग को लेती है, जबकि माँ बाघिन बाइफन को संभालती है। 6 सदस्यों का परिवार रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। शूजी सबसे आगे और वह पीछे रहकर पहरा देता है। लगभग 2 घंटे तक वे घने जंगलों और नदी किनारों से गुजरते रहते हैं, धीरे धीरे अपनी नई मंजिल के करीब पहुंचते हुए। लेकिन तभी एक खुले मैदान में पहुंचते ही श्वेजी अचानक रुक जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे इंसानों की गंध आ रही थी। उसने भी ध्यान लगाया और तुरंत सिस्टम वार्निंग सामने आ गई। आर्मर्ड ह्यूमंस डिटेक्टेड। डिस्टेंस 200 मीटर। उसका दिल बैठ गया। शिकारी उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। माँ बाघिन तुरंत तीनों बच्चों के सामने खड़ी हो गई। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने सभी को पूरी तरह चुप रहने का संकेत दिया, लेकिन तभी बदकिस्मती ने दस्तक दी। छोटी बैवा को अचानक छींक आ गई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन रात की खामोशी में साफ सुनाई दे गई। कुछ सेकंड बाद एक इंसानी आवाज सुनाई दी, फिर राइफल की बोल्ट क्लिक। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस श्वेजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी पूंछ से तीनों बच्चों को झाड़ियों में धकेल दिया, फिर उसकी ओर देखा। एक तीखी नजर। संदेश बिल्कुल साफ था, अलग हो जाओ। अगले ही पल वे दोनों विपरीत दिशाओं में भाग पड़े। योजना काम कर गई। दोनों शिकारी बढ़ गए। एक उसके पीछे दौड़ा, दूसरा श्वेजी के पीछे। वह पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन पीछे आते कदम और करीब होते जा रहे थे। धाएं। अचानक गोली चली। गोली उसके कान के पास से सीटी बजाती हुई निकल गई। दर्द की गर्म लपट उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। वह लगातार दिशा बदलते हुए भागता रहा। फिर भी शिकारी परछाई की तरह पीछे लगा रहा। टॉर्च की रोशनी उसे कहीं छिपने नहीं दे रही थी, और तभी सिस्टम अलर्ट, डेड एंड अहेड। उसका दिल डूब गया। सामने ऊंची चट्टान थी, पीछे शिकारी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। शिकारी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। राइफल उसकी ओर तनी हुई थी और वह धमकी दे रहा था कि उसे जिंदा खाल उतार देगा। लेकिन ठीक उसी समय सिस्टम स्टोर ऑफर अपीयर्ड। स्किल अवेलेबल, एनवायरमेंटल कैमोफ्लॉज, कॉस्ट 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स। ये क्षमता उसके फर को आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुला सकती थी। टाइम लिमिट 5 मिनट। उसने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत खरीद लिया। अगले ही पल उसका फर बदलने लगा। नारंगी रंग फीके पीले में बदल गया, फिर भूरे रंग में, और देखते ही देखते वह आसपास की घास और मिट्टी में पूरी तरह घुल मिल गया। कुछ सेकंड बाद शिकारी वहां पहुंचा। उसकी टॉर्च ठीक उसके ऊपर घूम रही थी, फिर भी वह उसे देख नहीं पाया। सिर्फ कुछ इंच दूर खड़े होने के बावजूद आदमी ने सिर खुजलाया, कुछ बड़बड़ाया और वापस लौट गया। उसके जाते ही उसने राहत की सांस ली और तुरंत विपरीत दिशा में भाग निकला। कई 100 मीटर दौड़ने के बाद ही जाकर रुका। कैमफ्लॉज स्किल डीएक्टिवेटेड। रिमेनिंग इवोल्यूशन पॉइंट्स 1100। वह मन ही मन मुस्कुराया। यह अब तक की सबसे उपयोगी स्किल थी। काफी लंबा चक्कर लगाने के बाद वह आखिरकार तय किए गए मिलन स्थल पर पहुंचा। वहां शिवजी, माँ बाघिन और तीनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे सुरक्षित लौटते देख सभी ने राहत की सांस ली। नन्ही बाबा तो घबराकर उसका चेहरा चाटने लगी। बाकी दोनों बच्चे भी उससे चिपक गए। सबकी गिनती पूरी होने के बाद उसने तुरंत आगे बढ़ने का संकेत दिया। उन्हें शिकारियों के लौटने से पहले निकलना था। करीब 1 घंटे बाद पेड़ों के बीच से धुंध से ढकी एक घाटी दिखाई दी। श्वेजी रुक गई और घोषणा की कि वे पहुंच चुके थे। घाटी बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, बीच में साफ झील, चारों ओर फलदार पेड़ और दुर्लभ जड़ी बूटियां। दुनिया से छिपा हुआ एक वास्तविक हिडन पैराडाइज। उसकी दृष्टि में हर तरफ सुनहरे संकेत चमकने लगे। संसाधन, औषधियां, भोजन, सब कुछ मौजूद था। तीनों बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ने लगे और पहली बार सभी को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन तभी जब उसने अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच की, एक नया टैब चमक उठा। सिस्टम मॉल अनलॉक। हालांकि फिलहाल केवल 1% अनलॉक रेट था। शर्त साफ लिखी थी कि म्यूटेटेड क्रिएचर्स या ह्यूमन स्लेयर्स को मारकर इसे आगे अनलॉक किया जा सकता है। वह आश्चर्य से जम गया। मॉल के अंदर केवल एक धुंधला आइकन दिखाई दे रहा था, जो पंखों की एक जोड़ी जैसा लग रहा था। उसी समय श्वेजी की नजर भी स्क्रीन पर पड़ी। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई और काफी देर तक उस आइकन को घूरती रही। फिर धीमी आवाज में बोली कि अपने पिछले जीवन में इस सिस्टम मॉल को अनलॉक करने में उसे पूरे 3 साल लगे थे, लेकिन यहाँ यह इतनी जल्दी खुल गया था। उसकी बात सुनकर वह भी चौंक गया, क्योंकि अगर इतना दुर्लभ फीचर अभी खुल चुका था तो इसका मतलब था कि भविष्य में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और शायद असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। घाटी में अगले कुछ दिन हैरानी भरी शांति में बीते। इस दौरान वह पागलों की तरह शिकार करता रहा, सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ, ज्यादा से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करना। हिरण, खरगोश, जंगली पक्षी, यहाँ तक कि झील की मछलियां भी उसके निशाने से नहीं बचीं। हर दिन सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार बजती रहती थीं। धीरे धीरे उसके अंक 800 से बढ़कर 1200 हुए, फिर 1500 और आखिरकार 2000 तक पहुंच गए। हालांकि 50,000 अंकों के लक्ष्य के सामने यह अभी भी बहुत कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
जल्द ही उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर औषधीय जड़ी बूटियां उसके लिए फायदेमंद थीं, तो शायद परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी हो सकती थीं। उसने शिकार के मांस में विभिन्न मेडिसिनल हर्ब्स मिलाना शुरू कर दिया। माँ बाघिन ने वह खाना खाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसके घाव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से भरने लगे। उसके पैरों की सूजन कम हो गई और चलना भी आसान होने लगा। दूसरी तरफ तीनों बच्चों में भी बदलाव दिखने लगे। उनके शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे थे, पर चमकदार और घना हो गया था। सबसे भोली भाली माँ बाघिन भी अब एक पंजे के वार से छोटे पत्थर तोड़ सकती थी। ये देखकर वह बेहद संतुष्ट हुआ। लेकिन परिवार में सबसे अजीब प्रगति शुएजी की थी। उसे कभी समझ नहीं आया कि वह वास्तव में मजबूत कैसे होती है, क्योंकि वह लगभग शिकार ही नहीं करती थी। ज्यादातर समय वह घाटी की ऊंची चट्टान पर आंखें बंद करके बैठी रहती और उसके चारों ओर हल्की सुनहरी ऊर्जा घूमती रहती। सिस्टम ने जल्द ही इसका कारण बता दिया कि शुएजी अपने पिछले जीवन की कल्चरेशन टेक्निक्स का अभ्यास कर रही थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हर दिन लगभग 1000 अंक के बराबर प्रगति कर रही थी। ये सुनकर उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिल गया, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 500 अंक जुटा पाता था। एक दिन उसने चुपके से प्रतियोगिता करने का फैसला किया। उसने ढेर सारी जड़ी बूटियां खाई, इतनी कि उसका पेट फूल गया, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 500 अंक ही मिले। जब उसने गर्व से शुएजी की ओर देखा तो उसने बस एक आंख खोली और उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें साफ लिखा था, तुम अभी भी एक लकी न्यूबी हो। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह बहस करना चाहता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि शुएजी सच कह रही है। पास ही माँ बाघिन यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अब वह फिर से एक असली माँ की तरह व्यवहार करने लगी थी। तीनों बच्चे पूरी तरह उसके नियंत्रण में थे। जब माँ बाघिन एक आवाज लगाती, तीनों तुरंत उसके पास दौड़ाते। जब वह डांटती तो तीनों सिर झुकाकर बैठ जाते। घाटी का जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा और परिवार पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसका अनुशासन। एक दिन वे जानबूझकर छोटे बच्चों को धूप सेंकने के लिए बाहर ले गए। इससे वह और शुएजी घाटी में अकेले रह गए। वह पूरी तरह बेखबर घास में सिर छिपाए हर्ब्स खोजता रहा। शुएजी पास ही आंखें बंद करके आराम कर रही थी। फिर भी उसकी पूंछ का सिरा अनजाने में उसकी ओर बढ़ जाता। जब वह ऊपर देखता तो वह तुरंत उसे वापस खींच लेती। फिर वह अपने ठंडे और उदासीन भाव में लौट आती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे वह सोचने लगा कि आज यह हमेशा सख्त रहने वाली टाइग्रेस इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हर्ब्स खोजने में लगा रहा, जब तक कि वह घाटी के सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच गया। वहां उसे एक छिपा हुआ हॉट स्प्रिंग मिला, जिसकी भाप में हल्की औषधीय सुगंध थी। ठीक बीच में कुछ उग रहा था। वह एक चमकता हुआ गानोडर्मा था, जो इतनी तेज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था कि सिस्टम पागलों की तरह नोटिफिकेशंस भेजने लगा। ये 9 टर्न जेड गानोडर्मा था, जिसका सेवन करने से ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी अनलॉक हो सकती थी, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। वह इतना उत्साहित हो गया कि लगभग झरने में कूद ही पड़ा। उसे याद आया कि पिछली आधी जड़ी बूटी को विकसित होने में 72 घंटे लगे थे। एक आंशिक रूपांतरण। अगर वह अब इसका दूसरा आधा हिस्सा खा लेता तो शायद वह पूरी तरह रूपांतरित हो जाता। बिना सोचे समझे वह पानी में कूद गया और चमकते हुए खजाने की ओर तैरने लगा। पानी गर्म और आरामदायक था, लेकिन जैसे ही उसने जड़ी बूटी तोड़ने के लिए पंजा बढ़ाया, वह टुकड़ा चकनाचूर हो गया। अगले ही पल झरने का तल फट गया और पानी की लहरें चारों ओर फैल गईं। एक विशाल सरपेंट प्रकट हुआ, जिसकी काली खाल पर लाल चमक थी और जिसके दांत उसके अगले पैरों जितने लंबे थे। उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि सिस्टम वार्निंग उसी समय सामने आई जब विशाल सरपेंट ने हमला किया। वह एक तरफ कूदकर बाल बाल बचा, लेकिन वह जीव पानी में अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसकी पूंछ का जोरदार वार सीधे उस पर पड़ा और वह पानी में लुढ़क गया। उसने जल्दी से प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को ठीक किया। तभी शुएजी वहां पहुंच गई। बिना कुछ कहे वह झरने में कूद गई और सीधे सरपेंट के वाइटल पॉइंट पर वार किया। असहनीय दर्द से सरपेंट तड़प उठा। उसने मौके का फायदा उठाते हुए सामने से उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शुएजी पीछे से घूमी और उसके कवच अनुमा शल्कों को चीरते हुए कुशलता से सरपेंट का आर्म निकाल लिया। कुछ आखिरी संघर्षों के बाद रेड स्पिरिट पाइथन हिलना बंद कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। मारने पर 1500 अंक, साथ ही हाई लेवल के दुश्मन को हराने पर 500 अंकों का बोनस। 8वें लेवल पर पहुंचकर वह झरने के किनारे गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हांफने लगा। तभी शुएजी उसके पास गानोडर्मा लेकर आई। उसने जड़ी बूटी को 2 हिस्सों में बांटा और आधा हिस्सा उसे दे दिया। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या उसे एहसास है कि यह कितना कीमती है। उसे पता था बेशक, लेकिन अकेले खाना उतना संतोषजनक नहीं होता। इसके अलावा अगर वह मजबूत हो जाती तो वह भी सुरक्षित रहता। शुएजी चुप रही। आखिरकार उसके बर्फ जैसे चेहरे पर भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। पहली बार वह मुस्कुराई, हालांकि उसके होंठों पर केवल हल्की सी मुस्कान थी, और उसने धीरे से उसे मूर्ख कहा। उसने गानोडर्मा लिया और निगल लिया। जल्द ही वे दोनों झरने के किनारे लेट गए और औषधीय शक्ति को अवशोषित करने लगे। उसके भीतर तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। सिस्टम ने घोषणा की कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइमर रीसेट हो गया है। अगला रूपांतरण 72 घंटों में होगा। लेकिन
लेकिन इस बार उसे अतिरिक्त 2000 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले। श्वेजी भी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा हुआ, उसके फर पर हल्की सुनहरी चमक आने लगी। उस रात वह सुनहरे आवरण में लिपटकर गहरी प्यूरिफिकेशन की अवस्था में चला गया। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। सिस्टम ने संकेत दिया कि 72 घंटे की इस उलटी गिनती के दौरान वह न चल सकेगा और न लड़ सकेगा। बे और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी श्वेजी ने संभाल ली। पहले 2 दिन अपेक्षाकृत शांत बीते, लेकिन तीसरे दिन तड़के घाटी के बाहर भारी कदमों और भौंकते कुत्तों की आवाज गूंज उठी। शिकारी अपने कुत्तों के साथ आ चुके थे। सुनहरी रोशनी में फंसा हुआ वह केवल श्वेजी को अपनी ओर देखते हुए देख सका। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। फिर वह अकेली ही घाटी के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई। बिना एक पल गंवाए वह खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मन ही मन वह उसे एक जिद्दी बाघिन होने के लिए कोस रहा था, जो खुद मौत के जाल में जा रही थी। तभी एक लाल सिस्टम अलर्ट दिखाई दिया। सिस्टम ने पता लगाया था कि उसकी साथी अकेले ही दुश्मन का सामना कर रही है। उसकी हेल्थ तेजी से गिर रही थी। वह उलझ गया। क्या सिस्टम जिस पार्टनर की बात कर रहा था वो श्वेजी थी? अगर उसने अभी उसकी मदद नहीं की तो शायद वह वापस नहीं लौटेगी। दांत पीसते हुए उसने जबरदस्ती प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया रोक दी। उसकी हड्डियों के भीतर दर्द की लहर दौड़ गई। सिस्टम वार्निंग सामने आई कि अगर वह अभी प्रक्रिया रोकेगा तो उसके 1/3 पॉइंट्स कट जाएंगे और हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वह केवल पूर्ण बाघ और पूर्ण मानव रूप के बीच ही बदल सकेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अंक वापस मिल सकते थे, जीवन नहीं। सुनहरी रोशनी गायब हो गई। वह दर्द से कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके अंक घटकर 2000 रह गए। उसका लेवल अभी भी 8 था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी आखिरकार सक्रिय हो चुकी थी। वह घाटी से बाहर भागा। उसने देखा कि श्वेजी खून से लथपथ थी और शिकारियों से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। 2 शिकारी पहले ही जमीन पर बेसुध पड़े थे। बाकी शिकारी बेरहमी से हमला कर रहे थे। श्वेजी लड़खड़ा रही थी और मुश्किल से खड़ी थी। उसी समय एक शिकारी ने शॉटगन उठाई और सीधे उसके सिर पर निशाना साधा। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी सक्रिय की। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसका शरीर बदलने लगा और उसके बाल झड़ने लगे। घने कोहरे के बीच एक लंबा, मजबूत और लंबे बालों वाला युवक आगे की ओर झपटा। उसने भयानक ताकत से मुक्का मारा। वार सीधे शिकारी की छाती पर लगा। वह 3 मीटर पीछे उड़कर एक पेड़ से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी 2 शिकारी सदमे में जम गए। उन्होंने शायद पहले कभी किसी बाघ को इंसान में बदलते नहीं देखा था, और सच कहूं तो इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। श्वेजी भी अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह मन ही मन बुदबुदाई कि उसने अपना पहला रूपांतरण इतनी आसानी से कैसे कर लिया। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में ऐसा करने में उसे 2 साल लगे थे, लेकिन उसके पास ये सब सुनने का समय नहीं था। उसने तुरंत गिरी हुई बंदूक उठा ली। पिछले जन्म का मिलिट्री ट्रेनिंग उसके दिमाग में ताजा हो गया। उसने कुशलता से बंदूक लोड की और बचे हुए शिकारियों पर निशाना साधा। ठंडी और शिकारी निगाहों से उन्हें घूरते हुए वह खड़ा रहा। दोनों शिकारी डर के मारे मुड़े और घने जंगल में भाग गए। बंदूक एक तरफ फेंकने के बाद उसने घायल श्वेजी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसके सुनहरे फर पर पड़े गहरे घावों को देखा। कुछ अटपटे ढंग से उसने सिर झुकाकर उसके घावों को चाटना शुरू किया। उसे याद था कि एक बार श्वेजी ने अपनी लार से उसके घाव भरे थे, लेकिन वह मुश्किल से 2-4 बार ही ऐसा कर पाया था कि श्वेजी ने कमजोर आवाज में उसे डांट दिया। उसने साफ कहा कि वह इस समय मानव रूप में था। क्या उसे इस तरह चाटना घिनौना नहीं लग रहा था? तभी उसे अपनी वर्तमान स्थिति की बेतुकी सच्चाई समझ आई। एक बिना कमीज का आदमी गोद में एक बाघिन लिए उसके घाव चाट रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो यह दृश्य आंखों के लिए कुछ ज्यादा ही था। शर्मिंदा होकर वह तुरंत अपने बाघ रूप में वापस आ गया और उसकी चोटों का ठीक से इलाज करने लगा, जब तक उसकी सांसें स्थिर नहीं हो गईं। सिस्टम ने पुष्टि की कि उसकी हालत बिगड़ना बंद हो गई है। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसके थोड़ा ठीक होने के बाद वह युद्ध क्षेत्र की जांच करने लगा। 2 शिकारी मारे जा चुके थे, बाकी भाग गए थे। एक शव पर उसे एक नक्शा मिला। उसमें जंगल के अलग अलग लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था, भेड़ियों, भालुओं और बाघों के ठिकाने। लेकिन एक स्थान लाल खोपड़ी के चिन्ह और एक डरावने नोट से चिन्हित था, टाइगर किंग हाइडआउट, रिवॉर्ड 5 लाख। श्यूजी ने नक्शे पर नजर डाली। अचानक उसका शांत चेहरा गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा कि यह वही जगह है जहां उसके पिछले जन्म का ठिकाना हुआ करता था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यानी यह स्वयं व्हाइट टाइग्रेस महारानी का इलाका था। ऐसा लग रहा था कि इन शिकारियों को कोई पर्दे के पीछे से निर्देश दे रहा था, क्योंकि सामान्य लोग टाइगर किंग के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करते। और फिर वह खोपड़ी का चिन्ह, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही आखिरी चीज थी जो उसने अपने पिछले जन्म में मरने से पहले देखी थी। यह एहसास होते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शिकारी केवल मोहरे थे, उनके पीछे कोई और था, या शायद कुछ और। श्वेजी लंबे समय तक चुपचाप नक्शे को देखती रही। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, ऐसा भाव जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। विशाल पाइथन और दैत्याकार लिजर्ड का सामना करते समय भी नहीं। जब उसने पूछा कि इस चिन्ह का क्या मतलब है, तो उसने केवल 2 शब्द कहे, दुश्मन। फिर वह मुड़ी और पहाड़ की ओर वापस चल दी।
उसे नक्शे पर बनी उस लाल खोपड़ी को घूरते हुए अकेला छोड़कर। असली दुश्मन आखिरकार उनका पता चल गया, लेकिन सिर्फ उनके अस्तित्व को जानना ही काफी नहीं था। वह जानता था कि उसे इन अपराधियों को सबके सामने लाना होगा। उसने और शिवजी ने पहल करने का फैसला किया। नक्शे पर दिए सुरागों का पीछा करते हुए वे घने जंगल से होते हुए और 2 पहाड़ी चोटियों को पार करते हुए जंगल के किनारे एक खुले माइन तक पहुंचे। प्रवेश द्वार जंग लगे खनन उपकरणों से भरा पड़ा था, फिर भी अंदर से एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह और श्वेजी चुपचाप आगे बढ़े, हमें परछाइयों से गूंजती आवाजें सुनाई दी। वह और श्वेजी अंदर घुस गए और सुरंगों की परछाइयों में छिपकर निरीक्षण करने लगे। ये सिर्फ एक खदान नहीं थी, ये एक भूमिगत वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बेस था। लोहे के पिंजरों में कई दुर्लभ जानवर बंद थे। सुनहरे बंदर, पेंगोलिन और यहाँ तक कि एक छोटा तेंदुआ बच्चा भी वहाँ फंसे हुए थे। छलावरण में एक शिकारी सामान्य गिनने में व्यस्त था, जबकि सूट पहने 3 आदमी पास में खड़े थे जो स्पष्ट रूप से खरीदार लग रहे थे। उनकी औपचारिक पोशाक इस जर्जर खदान में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। उसने कान खड़े कर लिए और सिस्टम का इस्तेमाल करके उनकी बातें सुनने लगा। एक गंजा खरीदार शिकारी से मोलभाव कर रहा था और बता रहा था कि वांशो ग्रुप सफेद बाघ की हड्डियों में अत्यधिक रुचि रखता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनाम की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई थी। वांशो ग्रुप का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सिस्टम ने एक विदेशी खतरे की चेतावनी दिखाई। ये संगठन विशेष रूप से दुर्लभ जानवरों, जीवित नमूनों, खालों और हड्डियों को हासिल करने में माहिर है। उन्हें विशेष ऊर्जा वाले जानवरों में रुचि है और श्वेजी अपने पिछले जन्म में व्हाइट टाइगर क्वीन थी। माना जाता है कि उसकी हड्डियों में प्राचीन ब्लड लाइन एनर्जी समाहित है। यही कारण है कि उन्होंने टाइगर किंग्स टेरिटरी पर इतना बड़ा इनाम रखा है। जब वह ध्यान से सुन रहा था और पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक खदान की गहराई से एक आदमी निकला। उसने एक धूसर रंग का टाइओस ड्रॉप पहना हुआ था। उसकी छाती पर एक खोपड़ी का चिन्ह, खुदा हुआ काला बैज लगा था, ठीक वही चिन्ह जो नक्शे पर था। अचानक सिस्टम ने एक तीखी चेतावनी जारी की, जिसकी गूंज उसके दिमाग में गूंज उठी। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ताओइस्ट को कुछ महसूस हुआ था। उस सुरंग की ओर देखते हुए जहां वे छिपे हुए थे, उसके होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। बिना कुछ कहे उसने श्वेजी को पकड़ा और भाग निकला, लेकिन वह आदमी शांत और बिना हड़बड़ी के उनका पीछा करने लगा। हाथ के इशारे से उस आदमी ने कई काले टैलिस्मन्स फेंके जो हवा में फट गए और काली जंजीरों में बदल गए जो उसकी ओर झपटी। एक जंजीर ने उसके पिछले पैर को जकड़ लिया, जबकि दूसरी सीधे श्वेजी की गर्दन की ओर बढ़ी। उसने बुरी तरह संघर्ष किया और एक एवोल्यूशन पॉइंट का उपयोग करके खुद को छुड़ा लिया। श्वेजी का अगला पैर जंजीर में फंस गया। उसने जंजीर को दांतों से काट दिया, लेकिन उन कुछ पलों ने ट्विस्टर को 3 और टैलिस्मन्स फेंकने का मौका दे दिया। इस बार जंजीरें अधिक घनी थीं। श्वेजी मुड़ी और अपने शरीर से उसे ढाल बना लिया। उसने उसे भागने देने के लिए जंजीरों की कीमत चुकाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्वेजी खून से लथपथ थी। उसकी आंखें उसे कह रही थीं कि उसे छोड़कर भाग जाए। आवेश में आकर वह वापस भागना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि दुश्मन का लेवल बहुत अधिक है। अब लड़ाई निश्चित मौत थी। उसने दांत पीसकर भागना शुरू किया और ताओइस्ट की भयानक हंसी और शिवजी की चीखें सुरंगों में गूंज उठीं। वह घायल और थका हुआ घाटी में वापस आया और जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद हमने देखा कि श्वेजी भी लौट आई थी। वह खून से लथपथ थी। जंजीरों के गहरे घावों से उसके बाल फटे हुए थे और वह दर्द से लंगड़ा रही थी। उसने बताया ताओइस्ट ने उसे मारा नहीं था, वह उसे जिंदा रखना चाहता था। जब उसका ध्यान कहीं और था तब वह भाग निकली थी। उसने जल्दी से उसके घावों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया और एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने लगा, क्योंकि सिस्टम ने पुष्टि की थी कि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। जब उसके घाव स्थिर हो गए तो उसने सिस्टम की जांच की और देखा कि विंग आइकॉन के अनलॉक होने की प्रगति 1% से बढ़कर 30% हो गई है। अनलॉक करने की शर्त आखिरकार सामने आ गई। उसे एक मिरियड बीस्ट सिस्टम होल्डर को मारना था। यह जानकर वह स्तब्ध रह गया। लेवल 15 के टाओइस्ट को मारना आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन तभी सिस्टम में एक नई सूचना आई। पता चला कि दुश्मन का सिस्टम भी समान सिस्टम से ऊर्जा अवशोषित करके लेवल अप कर सकता है। दूसरे शब्दों में टाओइस्ट उनका भी शिकार कर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह लाइफ एंड डेथ का खेल था जहां केवल एक ही बच सकता था, या तो वह लेवल अप करने के लिए मारे या दुश्मन का ईंधन बन जाए। लेवल 8 वर्सेस लेवल 15, अंतर बहुत बड़ा था। और फिर भी जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, हालात और भी बदतर होने वाले थे, क्योंकि छोटी पर एक आकृति दिखाई दी। चांदनी में धूसर रंग का घुमावदार चोगा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिसमें एक कॉम्पस था जो सीधे उनकी ओर इशारा कर रहा था। उस आदमी के होठों पर वही भयानक मुस्कान आ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मिल गया। हमारे नायक के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उस कमीने ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से उनका पीछा किया था। उसने जल्दी से श्वेजी और तीनों बच्चों को जलमार्ग में छिपा दिया और उन्हें घाटी के पीछे छिपी नदी से पीछे हटने का आदेश दिया। श्वेजी एक पल के लिए हिचकिचाई। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। तभी 5 शिकारी तैयार बंदूकों के साथ घाटी को घेर कर आ गए। उसने शांत भाव से इलाके का जायजा लिया और मन ही मन एक
योजना बनाई। घाटी का प्रवेश द्वार संकरा था, एक बार में सिर्फ 2 आदमी ही जा सकते थे, इसलिए उसने दरारों में जाल बिछा दिए। उसने उन्हें टहनियों और पत्तों से सावधानी पूर्वक छिपा दिया। पहले मुकाबले के लिए वह मानव रूप में परिवर्तित हुआ और हमला कर दिया। नंगे बदन वह धुएं के बीच से शिकारियों पर झपटा। घबराकर उन्होंने कई गोलियां चलाईं, लेकिन एक भी चूक गई। श्वेजी ने किनारे से उन पर घात लगाकर हमला किया, एक को गिरा दिया और दूसरे को मुक्के से ढेर कर दिया। 2 आदमी पल भर में ढेर हो गए। ताओइस्ट ने केवल उपहास किया और कई काले टैलिस्मन्स फेंके, जो जमीन पर गिरते ही घने काले कोहरे में बदल गए। कोहरा तेजी से पूरे इलाके में फैल गया। पूरी घाटी में सिस्टम अलर्ट चमक उठा। जानवरों को फंसाने वाला फॉर्मेशन अब सक्रिय हो गया था। इस क्षेत्र में सभी जानवरों की गति और शक्ति 30% कम हो गई। अचानक उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया। उसके अंग कमजोर हो गए, जिससे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। उसके बगल में श्वेजी कांप रही थी, क्योंकि उसके फर पर सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। ताओवादी योंगयांग व्यंग्य करते हुए उनकी ओर बढ़ा और हमारी दोनों छोटी बिल्लियों को अच्छे बनने और बलिदान के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहा। उसके भीतर अवज्ञा की लहर दौड़ गई और उसने अपने दांत भींच लिए। उसके पीछे वह रास्ता था जिससे माँ, बाघिन और बच्चे पीछे हटे थे। उसके बगल में घायल श्वेजी खड़ी थी और वह जानता था कि वह यहाँ हार नहीं मान सकता। अचानक सिस्टम ने उसकी इंटेंस इमोशन स्थिति का पता लगा लिया। एक छिपी हुई स्किल गार्डियन स्टार सक्रिय हो गई, जिससे एक नया स्किल ब्लू डिवॉरिंग अथॉरिटी अनलॉक हो गया। 500 अंकों के लिए यह 3 मिनट के लिए सभी नेगेटिव स्टेटस को अनदेखा कर देगा। उसने तुरंत उसे सक्रिय कर दिया। 1 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर हल्की लपटों से घिर गया। गहरा कोहरा ऐसे गायब हो गया मानो उसका सामना उसके प्राकृतिक शत्रु से हुआ हो और आग ने जानवरों को फंसाने वाली फॉर्मेशन को चीर डाला। शक्ति के विस्फोट को महसूस करते हुए उसने एक ही झटके में शेष फॉर्मेशंस को चकनाचूर कर दिया। प्रहार! वह आदमी दहशत से पीछे हट गया। असंभव! वह चिल्लाया। तुम्हारा विकास तो न के बराबर हुआ है। तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बात करने का समय नहीं था। जैसे ही 3 मिनट की काउंटडाउन शुरू हुई, वह बाकी बचे 3 शिकारियों पर पलक झपकते ही टूट पड़ा। अपनी इस शक्ति से परिपूर्ण अवस्था में उसकी गति बेतहाशा थी। हर आदमी पर एक प्रहार और सिर्फ 3 सेकंड में 5 शरीर जमीन पर पड़े थे। केवल ताओइस्ट बचा था। हताश होकर उसने अपने सारे टैलिस्मन्स फेंक दिए। अपने शरीर में एकत्रित सारी एनर्जी को बाहर निकाल दिया। वह डार्क एनर्जी एक विशाल स्केलेटन फैंटम में बदल गई, जो उसके आकार से 3 गुना बड़ा था। वह एक बड़े मुंह के साथ झपटा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। एज़्योर, स्वॉलो और ब्लैक टाइगर से टकराई और परिणाम स्वरूप हुए एक्सप्लोजन ने आधी घाटी को समतल कर दिया। मलबा आसमान में उड़ गया। जैसे ही धूल छटी, हमने उसे वहां खून से लथपथ खड़ा देखा। फिर भी एज़्योर फ्लेम तेज जल रही थी। ताओइस्ट ढह गया। उसके सीने पर बना प्रतीक चकनाचूर हो गया और उसकी धुंधली होती आंखों के सामने उसका सिस्टम पैनल टुकड़ों में बिखर गया। वह आगे बढ़ा और अंतिम प्रहार से खतरे को समाप्त कर दिया। तुरंत ही सिस्टम की सूचनाएं बेतहाशा बजने लगी। एक एनिमी सिस्टम होल्डर को मारने पर उसे 5000 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले, साथ ही एग्जीक्यूशन के लिए 2000 अंकों का बोनस भी। सिस्टम मॉल अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया था, जिससे उसे 3 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, एक ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन स्टोन और एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन प्राप्त हुए। उसका लेवल सीधे लेवल 11 पर पहुंच गया। थकावट से चूर होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हाँफने लगा। जैसे ही लड़ाई आखिरकार समाप्त हुई, एज़्योर फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ गईं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। मरम्मत शुरू करने में ही 800 पॉइंट्स खर्च हो गए। इस खर्च के बावजूद उसके पास अभी भी 6000 से अधिक अंक बचे थे, जो एक बड़ा लाभ था। श्वेजी उसके घावों की जांच करने के लिए उसके पास आई। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ठीक उसी समय जब वह गर्व से अपनी लूट गिनने की तैयारी कर रहा था, सिस्टम ने अचानक एक ऐसी सूचना दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मेन क्वेस्ट अपडेटेड, 9 हेडेड हाइड्रा किंग अवेकनिंग। एक एनवायरमेंटल लेवल थ्रेट मंडरा रहा है। अनुमानित काउंटडाउन 180 डेज। पूरा करने पर मिलने वाला पुरस्कार क्रिएशन टाइगर गॉड्स ब्लड लाइन। क्रिएशन टाइगर गॉड्स ब्लड लाइन। क्या यही प्यूरिफिकेशन का अंतिम लक्ष्य नहीं था? श्वेजी आगे झुकी। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर अकड़ गया और डर से उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पिछले जन्म में 9 हेडेड हाइड्रा किंग ने ही उसे मारा था। हालांकि उस समय उसे सो रहा होना चाहिए था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। इतनी जल्दी वह कैसे जाग सकता है? उसकी आंखों में घबराहट देखकर उसका दिल बैठ गया। यह अच्छा संकेत नहीं था। अगर श्वेजी का पिछले जन्म वाला रूप भी इसे हरा नहीं सका और यह सिर्फ 6 महीने में जाग रहा था, तो वे गंभीर मुसीबत में थे। लेवल 11 पर वह सोच रहा था कि क्या वह उस राक्षस के दांतों के बीच की खाई को भी भर पाएगा। दूर आसमान में खून जैसी लाल बिजली चमकी। हवा में एक अजीब डरावना एहसास छा गया, मानो कोई एंशिएंट चीज हलचल मचा रही हो। ऐसा लग रहा था कि उनका समय खत्म हो रहा है और 180 दिन ज्यादा नहीं होते। चाहे वह समय लंबा लगे या छोटा, वह हर दिन विकास पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए जी जान से शिकार करता था। सिस्टम शॉप में बहुत सारे खजाने थे, लेकिन कीमतें बहुत डरावनी थीं। उस पंख वाले विंग आइटम की कीमत ही 50,000 पॉइंट्स थी।
और उसके पास केवल 6000 पॉइंट्स थे। उसे जल्दी लेवल अप करने का कोई तरीका चाहिए था, लेकिन तभी श्वेजी ने उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। उसे याद था कि उसके पिछले जीवन की कई स्पिरिचुअल वेन्स पूरे भूभाग में छिपी हुई थीं। इन स्पिरिचुअल वेन्स के पास के पेड़ पौधे और जानवर ऊर्जा से भरपूर थे। वह उसके पीछे पीछे पहली जगह पर गया जो पहाड़ की गहराई में छिपी एक गुफा थी। गुफा की दीवारें चमकती हुई काई से ढकी थीं और सिस्टम ने तुरंत एक आवाज दी, स्पिरिचुअल वेन डिटेक्टेड। विकास पॉइंट्स प्राप्त करने की गति 3 गुना बढ़ गई। वह बहुत खुश हुआ। तिगुनी गति से 50,000 अंकों का लक्ष्य अब केवल एक सपना नहीं था। सच कहूं तो ये वही मौका था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हर दिन वह स्पिरिचुअल वेन के भीतर कल्टीवेशन करता और भोजन करता, जबकि श्वेजी अपनी विकास गति बढ़ाने के लिए अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करती थी। केवल 1 महीने में उसका लेवल बढ़ गया। वह लेवल 11 से लेवल 15 पर पहुंच गया और श्वेजी लेवल 14 पर पहुंच गई। यहाँ तक कि माँ बाघिन और तीनों बच्चों का स्वास्थ्य भी तेजी से सुधर रहा था। माँ बाघिन का वह मूर्ख बच्चा वास्तव में सबसे पहले एक स्किल को अवेकन करने वाला था। अपने पंजों से एक विंड ब्लेड। बे मिंग और बे फैन भी पीछे नहीं थे। एक में आइस ब्रेथ अवेकन हुई, जबकि दूसरे के बाल सख्त हो गए। ऐसा लगता है कि उसने उन्हें जो औषधीय जड़ी बूटियां खिलाई थीं, वे व्यर्थ नहीं गईं। दूसरे महीने तक उसने सिस्टम शॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने 3 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स थी। ये एक महंगा सौदा था, लेकिन जरूरी था। माँ बाघिन के गोली निगलने के बाद एक सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। उसकी हड्डियां बदलने लगीं और उसके बाल झड़ने लगे। जैसे ही वह रूपांतरित होने लगी, वह लंबे काले बालों वाली और आंखों में मातृत्व की गर्माहट लिए एक सौम्य मिडिल एज की महिला बन गई। ये पहली बार था जब वह 2 पैरों पर चल रही थी। स्वाभाविक रूप से वह काफी लड़खड़ा गई, इसलिए उसने उसे चलने में मदद की। वह अपने हाथों को घूर रही थी और बुदबुदा रही थी कि आखिरकार उसे पता चल गया कि इंसान कैसे दिखते हैं। इसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स बिंग और बाय फैन को दे दी। हम देखते हैं कि बाय मिंग एक नाजुक सुंदर युवती में बदल जाती है। उसके काले बाल थे और वह शांत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की थी। दूसरी ओर बाय फैन एक मजबूत और एथलेटिक युवती बन गई। वह सुगठित मांसपेशियों वाली और सरल ईमानदारी स्वभाव की थी। अंत में उस मूर्ख बाययू की गोली लेने की बारी आई। वह 2 चोटियों वाली और लगातार इधर उधर घूमती आंखों वाली एक चंचल शरारती लड़की में बदल गई। लेकिन श्वेजी को किसी गोली की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी कल्टीवेशन के बल पर सफलता प्राप्त की। दिन ढलते ही उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और उसकी स्किन उतर गई, जिससे उसकी स्नो व्हाइट स्किन दिखाई दी। कमर तक पहुंचते चांदी जैसे बालों और एक शांत राजसी सुंदरता के साथ वह चांदनी में धरती पर उतरी किसी देवी की तरह खड़ी थी। वह इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा, ठीक वैसी ही निगाहों से जैसी बाघिन के रूप में होती थीं, और उसने तुरंत नजरें हटा लीं। उसे आधा डर था कि कहीं वह उसे मार न दे, लेकिन उसके बाद के दिन और भी उथल पुथल भरे रहे। बाययू लगातार उसे सवाल पूछती रहती थी। इस बीच बाय मिंग और बाय फैन घाटी में अपने स्किल्स का अभ्यास करते रहे और माँ बाघिन तीनों ट्रांसफॉर्म बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। वह और श्वेजी रोजाना कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल वैन में जाते थे और उनका रिश्ता गहराता चला गया। एक दिन वह थकान से सो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को श्वेजी की फर से ढका हुआ पाया। वह कोने में दुबकी हुई मछली भून रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने टाइगर रूप में करती थी। वह दंग रह गया और उसने उससे पूछा कि उसकी फर उसके ऊपर क्यों लिपटी है, उसके ऊपर क्यों नहीं। उसने दावा किया कि वह बस उसे ठंड से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि फिर उसके पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। उसे यह सुनकर हंसी आ गई और उसने फर उसे वापस कर दिया, जिसे उसने अपने कंधों पर ओढ़ लिया। आग की रोशनी में उसकी आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक और चांदनी रात में वे पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। उसने बातचीत शुरू की, ये बताते हुए कि अपने पिछले जन्म में उसने 1000 साल घोर अकेलेपन में बिताए थे। उस समय उसके पास बात करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसके दिल में अचानक सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उसका दिल नरम पड़ गया और वह उसके गाल को चूमने के लिए आगे झुका। वह जम गई। उसका चेहरा कानों तक गहरा लाल हो गया। उसका मुंह उसे डांटने के लिए खुला, फिर भी शब्द नहीं निकले। इसके बजाय उसकी सफेद पूंछ सहज रूप से उसकी पूंछ से लिपट गई। वे पूरी रात चुपचाप बैठे रहे, एक साथ चांद को देखते रहे। कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन वह खामोशी किसी भी बातचीत से कहीं अधिक कह गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, 180 दिनों की काउंटडाउन करीब आती गई। उसने जुनून की तरह अभ्यास किया। वह लेवल 18 पर पहुंच गया, जबकि शुएजी लेवल 17 पर पहुंच गई। आखिरकार सिस्टम शॉप में पंख अनलॉक हो गए। उसने फ्रॉस्ट रॉक विंग्स पाने के लिए 50,000 पॉइंट्स खर्च किए। जब उसने उन्हें खोला तो वे 5 मीटर तक फैल गए और उनमें हल्की घोंसली फ्लेम्स जलने लगीं। उसने उड़ने की कोशिश की और लगभग एक दुर्घटना में गिरते गिरते बचा। नियंत्रण सीखने से पहले उसने कई बार पेड़ों के बीच उड़ान भरने और अपने विंग्स को कंट्रोल करने का अभ्यास किया।
कई बार वह पेड़ों से टकराया, कई बार लगभग नीचे गिर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती गई। 3 महीने बाद हाइड्रा किंग होंग आखिरकार जाग उठा। उस दिन पूरा आसमान बदल गया। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और बादलों के बीच से 9 विशाल सर्पेंट हेड बाहर निकले। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन दानव दुनिया को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे झांक कर देख रहा हो। हर सिर की आंखों का रंग अलग था, जलती हुई लाल, बर्फ जैसी नीली, बिजली जैसी बैंगनी, हवा जैसी हरी, धरती जैसी पीली, प्रकाश जैसी सफेद, अंधकार जैसी काली और स्पेस एलिमेंट जैसी चांदी। उसी समय सिस्टम ने चेतावनी जारी की, डेंजर लेवल बिहाइंड इवेल्युएशन। सिस्टम ने तुरंत रिट्रीट करने की सलाह दी, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बाई को तीनों बच्चों के साथ प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर छिपने का आदेश दिया। चारों का काम सपोर्ट अरे को सक्रिय रखना था, जबकि वह और श्वेजी सीधे हाइड्रा का सामना करने वाले थे। उसने फ्रॉस्ट रॉक विंग्स फैला दिए। उसके पीछे श्वेजी खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर पवित्र गोल्डन लाइट से चमक रहा था। अगले ही पल हाइड्रा के 9 सिर एक साथ गरजे। आग, बर्फ, बिजली और झर की बारिश पूरे युद्ध क्षेत्र पर टूट पड़ी। वह तेजी से चकमा देता रहा और अपने डिफेंसिव स्किल की मदद से कई हमलों को झेल गया। इसी बीच श्वेजी सीधे फायर हेड पर झपटी और उसके शल्कों को चीर डाला। दर्द से हाइड्रा बुरी तरह तड़प उठा और जलती हुई ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं। उसने इसी मौके का फायदा उठाया और आइस हेड पर हमला कर दिया। उसकी गर्म ऊर्जा ने बर्फीले कवच को पिघला दिया। लेकिन समस्या यह थी कि हाइड्रा के सभी सिर एक दूसरे के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। अचानक बिजली आसमान से गिरी, धमाका। वह सीधे जमीन पर जा गिरा और एक विशाल गड्ढा बन गया। उधर जहरीली धुंध ने श्वेजी को भी पीछे धकेल दिया। वह खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ और हीलिंग के लिए प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स खर्च करने लगा। उसे समझ आ गया था कि केवल ब्रूट फोर्स से जीतना असंभव है। उसे पहले सबसे खतरनाक सिरों को डिसेबल करना होगा। तुरंत उसने सिस्टम शॉप से एक स्पेशल लॉक चार्म खरीदा। कीमत थी 2000 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स। बहुत महंगा, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। हाइड्रा के अगले हमले के दौरान उसे एक मौका मिला। उसने चार्म को सीधे स्पेशल हेड पर चिपका दिया। तुरंत सुनहरी जंजीरें प्रकट हुईं और स्पेस हेड को जकड़ लिया। उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी सील हो गई। शुएजी ने योजना तुरंत समझ ली और उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक सक्रिय कर दी। उसका पूरा शरीर एक विशाल सुनहरी किरण में बदल गया। उसकी ऑरा ने बाकी सिरों को दबा दिया और हाइड्रा की गति धीमी पड़ गई। नीचे सपोर्ट फॉर्मेशन भी सक्रिय हो चुका था। बाईयू के विंड ब्लेड्स बिजली वाले सिर पर टूट पड़े। बाईमिंग की फ्रॉस्ट ब्रेथ ने पॉइजन हेड को जमा दिया। बाई फैन की हार्डेंड बॉडी ने धरती तत्व के हमलों को रोक लिया और बाई पूरे फॉर्मेशन को शक्ति प्रदान कर रही थी। पहली बार पूरा परिवार एक साथ लड़ रहा था, लेकिन फिर भी हाइड्रा बेहद भयानक था। उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। फायर हेड ने छोटे सूरज जैसी गर्मी उगली, लाइट हेड ने शुद्ध ऊर्जा की चमकदार किरण छोड़ी और डार्क हेड ने ऐसा वर्म होल बनाया जो हर चीज को निगल सकता था। वह लाइट बीम की चपेट में आ गया। उसका आधा शरीर झुलस गया और खून बहने लगा। डार्कनेस वॉइड उसके खून को भी निगल रहा था। वह रेंगते हुए बाहर निकला। उसके पास अब केवल 500 पॉइंट्स बचे थे। हाइड्रा ने उसकी ओर देखकर उपहास किया। एक मामूली बिल्ली का बच्चा एक सिस्टम के भरोसे क्रिएशन लॉर्ड को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह मुस्कुराया। उसके खून से सने दांत चमक उठे। उसी समय सिस्टम की अंतिम नोटिफिकेशन सामने आई। अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन कंडीशंस कंप्लीटेड। सिस्टम ने पूछा, डू यू विश टू प्यूरिफाई द क्रिएशन टाइगर गॉड ब्लड लाइन? एक चेतावनी भी थी कि अगर वह ऐसा करता है तो सिस्टम के सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे और फिर सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसने बिना एक पल गंवाए कंफर्म दबा दिया। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर बदल गया। सफेद फर गोल्डन लाइट में बदल गया और गोल्डन बीम आसमान तक उठ गई। उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। उसके विंग्स 100 मीटर तक फैल गए और माथे पर एंशिएंट टाइगर गॉड का चिन्ह प्रकट हुआ। सिस्टम की अंतिम आवाज गूंजी, प्यूरिफिकेशन सक्सेसफुल, करंट रैंक असेंडेड ऑफ गॉड लेवल। पहली बार हाइड्रा के 9 सिरों में डर दिखाई दिया। उसने अपना विशाल पंजा उठाया एक ही वार और फायर हेड, आइस हेड, लाइटनिंग हेड, तीनों सिर अलग हो गए। हाइड्रा दर्द से गरज उठा। बाकी 6 सिर अंतिम संघर्ष में उस पर टूट पड़े। उसी समय श्वेजी ने अपनी बची हुई सारी शक्ति उसे दे दी। वह गोल्डन लाइट में बदलकर उसके शरीर में समा गई। दोनों की शक्तियां एक हो गईं और आकाश को चीरती हुई एक सुनहरी किरण फूट पड़ी। वह उस प्रकाश के बीच से निकला और एक एक करके हाइड्रा के बाकी सिरों को भी नष्ट करता चला गया। अंत में केवल स्पेशल हेड बचा। वह भी कमजोर पड़ चुका था। मरने से पहले हाइड्रा ने अविश्वास से भरी अंतिम दहाड़ लगाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक परिवार ने मिलकर उसे हरा दिया। फिर धम, अंतिम सिर भी फट गया। हाइड्रा किंग होंग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रक्त की वर्षा आसमान से बरसी। युद्ध खत्म हो चुका था। सिस्टम की अंतिम नोटिफिकेशन सामने आई, मेन मिशन कंप्लीटेड, ग्लटनी गॉड सिस्टम रीच्ड इट्स एंड। सिस्टम ने उन्हें अंतिम आशीर्वाद दिया, तुम दोनों को असंख्य लोकों में शाश्वत फ्रीडम प्राप्त हो। और फिर पूरा इंटरफेस प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया। सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो गया। श्वेजी उसकी बांह में आ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके पास शुएजी थी और वही उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। पहली बार शुएजी के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई। उस रात दोनों चांदनी के नीचे साथ बैठे। जब उसने मजाक में ह्यूमन लव के बारे में सिखाने की बात कही तो शुएजी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने उसे कई मीटर दूर धक्का दे दिया। हाँ,
थकी हुई होने के बावजूद भी वह अभी भी काफी शक्तिशाली थी। वह धूल से सना हुआ वापस रेंग कर आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। दूर से हमें मूर्ख बाइयों की चिढ़ाने वाली सीटी की तेज आवाज सुनाई दी। मिंग और फैन ने अपनी आंखें ढक लीं, मानो कुछ देखा ही न हो। 3 महीने बाद एक छोटा सा शांतिपूर्ण विलेज बस गया था। घाटी में बाइयों ने विलेज चीफ की भूमिका संभाली और ट्रांसफॉर्म जानवरों का प्रबंधन किया। हालांकि वह अपना अधिकांश समय छोटी मोटी शरारतें करने में व्यतीत करती थी। मिंग को पढ़ने का शांत जीवन पसंद था, जबकि बाएं फैन भारी श्रम का काम संभालती थी। इस बीच वह और शिवजी पहाड़ की चोटी पर एक साथ बैठे थे। ढलते सूरज की रोशनी से उसके चांदी जैसे बाल सुनहरे रंग में चमक रहे थे, जिससे वह किसी सजीव चित्र जैसी लग रही थी। उसने उसकी ओर देखा और श्वेजी ने भी उसकी निगाहों में देखा। वे एक आरामदायक मौन में बैठे रहे, जो शब्दों से कहीं अधिक कह रहा था। शाम की हवा जंगल से बह रही थी, दूर से आती कुछ चीखों को अपने साथ ले जा रही थी। उस बदमाश ने शायद और भी शरारत की थी और उसने मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिलाया। श्वेजी ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और वे आकाश को देखने लगे। एक कमजोर टाइगर कुछ से गॉड लेवल अस्तित्व बनने तक का सफर लंबा और खून खराबे से भरा था, लेकिन परिवार और साथी के साथ वह जानता था कि यह सब वर्थ इट था।